हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में आपको मैं सिखाऊंगा प्रतिशत का जीरो से हीरो तक का जो कंसेप्ट होता है वो पूरे 15 कंसेप्ट ऐसे कंसेप्ट सिखाएंगे जिसको सीख के आप प्रतिशत को धुआं धुआं उड़ा देंगे। आप मात्र इस क्लास में 15 मिनट का टाइम दीजिए। 15 मिनट में आप अपने आप को देखेंगे कि 60% तक आप 15 मिनट में, मात्र 15 मिनट में आप 60% लाके हमको प्रतिशत क्लियर हो गया है। अगर अगला 15 से 20 मिनट और रुक जाते हैं ना, मतलब पूरे आधा घंटा से 35 मिनट, तो पूरे 100% प्रतिशत का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पूरे 15 यूनिक कंसेप्ट बताऊंगा और उसके साथ साथ एग्जाम्पल भी, ताकि कंसेप्ट को सीखने के बाद उस क्वेश्चन में कैसे लगाएंगे, कैसे आपके प्रश्न आते हैं एग्जाम में, उसमें कैसे यूज करेंगे, एकदम आसान भाषा में। आप बने रहिए, इसके बाद आप प्रतिशत को धुआं धुआं कर देंगे। प्रतिशत यदि आपने अभी तक सही से नहीं पढ़ा तो आपके लिए खास वीडियो है, तो देखना जरूरी है। बात समझिए, ज्यादा इधर उधर करने से कुछ होने वाला नहीं है, कहीं ना कहीं आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ज्यादा बात को नहीं गवाते हुए चलते हैं डायरेक्ट मुद्दा की तरफ। देखिए मुद्दा क्या है। कंसेप्ट 1 जो प्रतिशत लिखा हुआ है वो कंसेप्ट 1 में अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है जानना जरूरी है। अगर आप जान जाएंगे तो समझिए कि प्रतिशत का सारा खेला खत्म है। ये जो प्रतिशत वर्ड होता है, शब्द होता है, यह दो भागों में संधि विच्छेद होगा, प्रति प्लस शत। ये प्रति प्लस शत का मतलब क्या होता है? तो प्रति प्लस शत का मतलब होता है डियर, ये प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, ये प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, और ये शत का मतलब होता है 100। इस शत का मतलब होगा 100। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि प्रत्येक 100 में जितना आप खर्च करेंगे, जितना आप यूज करेंगे, उसको हम बोलेंगे प्रतिशत। जैसे एग्जाम्पल के दृष्टि से अगर देखा जाए तो मैं आपको यदि 100 रुपया का नोट दिया और बोले कि जाओ बाबू मार्केट और अपने लिए कुछ खरीद के सामान ले आओ, तो आप 100 रुपया का नोट लेकर जाएंगे और उसमें से आप क्या करेंगे कि 60 रुपया का बुक खरीद लेंगे सपोज, और इसमें से 5 रुपया का चॉकलेट आप खरीद लेंगे। आप बहुत सुधरे हुए आदमी हैं, क्योंकि 60 रुपए का बुक खरीदना है और मात्र 5 रुपया अपना एक्स्ट्रा खर्च करें चॉकलेट पे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि 100 रुपया में से अगर 60 रुपया आपने खर्च किया बुक पे, तो यह सीधा सीधा 60% कहलाएगा बुक का खर्च। यानी कि आप 60% बुक पे खर्च किए, जो रुपया हम आपको दिए। 5 रुपया यदि चॉकलेट पे खर्च किए हैं तो 5% आप चॉकलेट पर किए। अगर बोला जाता है कि कुल कितना परसेंट आप रुपया खर्च कर दिए, तो बोलेगा सर 60 और 5 65% टोटल खर्चा कर दिए। मतलब प्रत्येक 100 में जितना आप यूज करेंगे उसको हम बोलेंगे प्रतिशत। अब आपका जरूर ये डाउट है कि सर जी अगर 200 में खर्चा करते तब क्या होता, 400 पे खर्चा करते तब क्या होता, 500 पे करेंगे तब क्या होगा? बहुत आसान सा बात है, बस आप बने रहिए इस वीडियो में। मैं आपको ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा जैसा कि आप अभी तक अगर कहीं नहीं सीखे होंगे, अगर सीखे भी होंगे तो ऐसा कंसेप्ट आप नहीं सीखे होंगे। एकदम इजी लेवल से, आसान तरीका से, तोड़ तोड़ के, जहां से आपको 100% बातें समझ में आएगा। अब 100 रुपया दिए, 60 खर्च किए 60% हुआ, 5 खर्च किए 5% हुआ। लेकिन अगर मैं आपको 200 रुपया का नोट देता और तब जाके आप इसमें से खर्च करते, कितना खर्च करते आप 60 रुपया, तो कितना परसेंट खर्च होता? तो इसको निकालने का सिर्फ एक तरीका आपको याद रखना है कि जिस चीज को आप यूज करेंगे, जितना को आप यूज करेंगे उसको ऊपर रखेंगे और जो टोटल होगा उसको नीचे रखेंगे। मतलब आपके दिमाग में एक फर्मा होना चाहिए, यूज को ऊपर और टोटल को नीचे। टोटल को नीचे। यूज कितना कर रहे हैं आप डियर? 60 रुपया। तो 60 रुपया आप यूज करें तो 60 को ऊपर, और जो टोटल रुपया आपको हम दिए, उस टाइम आपको 100 दे रहे थे, इस टाइम हम 200 दे रहे हैं, 500 भी दे सकते हैं, 1000 भी दे सकते हैं। तो जो टोटल होगा उसको नीचे रखते हैं, तो नीचे रखेंगे 200। और प्रतिशत में चेंज करना होता है तो 100% से गुना करते हैं। यह बात अब आप अगले स्टेप में जानेंगे, ठीक ना। मैं यहाँ पे इसलिए बता दिया हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगला स्टेप में कुछ सीखेंगे कि आपको ये बात क्लियर हो जाएगा। ये लाइन, इतना तक आपको लाइन क्लियर है। लेकिन जब प्रतिशत में चेंज करना है तो 100% से गुना करते हैं,
ये आपको क्लियर नहीं होगा, लेकिन अगला स्टेप में आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये 0 से 0 आप उड़ा देंगे, 2 से काट देंगे 30, यानी कि आपने जो खर्च किया वह 30% किया। यह 30% का क्या मतलब है कि 100 में आपने 30 रुपया खर्च किया। 200 का नोट था तो 100 में 30, फिर 100 में 30, यानी कि 200 में 60, यानी कि फाइनली आपने 30% खर्च किया। उम्मीद है बात क्लियर होगा। अब चलेंगे अगले कंसेप्ट की तरफ, और अगला कंसेप्ट है कंसेप्ट 2। ये जो प्रतिशत आपको जहां पे नजर आएगा, इसका मतलब आप भिन्न में समझेंगे कि प्रतिशत का मतलब 1/100 याद रखेंगे। छोटी सी बात है, याद तो हो जाएगा। ये जो प्रतिशत है इसका मतलब कितना बोले हम आपको, तो बोलेगा सर जी 1/100। अब इसका यूज कहाँ पे आएगा, तो इसका यूज मैं आपको अभी समझाऊंगा। पहला यूज, जहां पे अगर मान लेते हैं कहीं पे 50% लिखा गया है, तो आपको करना क्या है, अगर प्रतिशत यहां से हटा देना है तो मतलब 50 लिखेंगे और गुने लिखेंगे, और ये प्रतिशत का मतलब 1/100। बस ये 0 से 0 आप काट देंगे और 5 दूना 10 काट देंगे, फाइनली बोलेंगे सर जी 1/2। अब इसका यूज आगे कैसे होगा, बहुत बड़ा तरीका से, वो हम समझते हैं कंसेप्ट 3 और 4 में। कंसेप्ट 3 यह कहता है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। जब कोई चीज प्रतिशत में लिखा गया है तो उसको हम भिन्न में कैसे बदलेंगे। सो इजी बात है, ये 40% लिखा गया है, 50% लिखा गया और 75% लिखा गया है, बदल लेंगे। आप कैसे बदलेंगे, देखिए ये 40% लिखा गया है तो आप लिखेंगे शुरुआत में 40, और प्रतिशत का मतलब आपने अभी समझा है कि 1/100 होता है, तो 40 और प्रतिशत के बीच में चिन्ह देंगे गुना का, और गुने लिखेंगे 1/100। आप अभी थोड़ा होशियार हुए हैं प्रतिशत में, इसीलिए गुना 1/100 लिख रहे हैं, अन्यथा ये लिखने का जरूरी नहीं। मैं आपको बताऊंगा कि थोड़ा सा फास्ट होंगे तो 1/100 के जगह पे क्या लिखेंगे। तो 40 गुने 1/100 लिखे। अब पहाड़ा तो आपको आता ही है, 20 के पहाड़ा 20 दूना 40 और 20×5=100, यानी कि यह जो भिन्न दिया यह 2/5 दिया। मतलब जो चीज प्रतिशत में लिखा गया था उसको हमने भिन्न में बदल दिया। ये आप थोड़ा सीखें तब ऐसा किए। यदि आप थोड़ा सा एडवांस रहते, और एडवांस जब आप होंगे, मतलब अभी इसी क्लास में आप एडवांस हो जाएंगे ना, पूरा धुआं धुआं उड़ा देंगे प्रतिशत का, तो 40 लिखना है आपको लिखना है 40। और ये जो प्रतिशत है इसको जब आप हटा देंगे ना, तो इसका मतलब बाटा देंगे और नीचे 100 लिखेंगे। जब भी किसी से प्रतिशत हटाएंगे तो उसके बाटा में 100 लगाएंगे। वही बात है सेम टू सेम, गुने 1/100 करेंगे तब पर भी बाटा में आएगा, और डायरेक्ट बाटा करेंगे तो ही वो बात आएगा। तो इसको भी काट के आप लिख सकते थे 20 गुना 40 20×5=100। तो आप समझ गए कि प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है, और नहीं तो हम क्या करेंगे कि प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 लगाएंगे। यही कॉन्सेप्ट है, और कोई विशेष है नहीं। ठीक है, प्रतिशत 50% लिखा हुआ है, अभी मैं आपको जस्ट बताया हूं। तो आप अभी शॉर्टकट आप तुरंत चलेंगे, 50% देखेंगे और हटाएंगे तो बटा में 100 लगाएंगे, इसको काटेंगे तो 1/2 लाएंगे। यही करना था ना, और क्या है। यदि आप परसेंटेज सीख गए तो सोचिए ना कि आपका मैथ का सब बेड़ा पार है। प्रतिशत जो है आपके मैथ का एक पिलर है। अनुपात, प्रतिशत, 2-3 ऐसे चैप्टर हैं जो आपके पूरे मैथ का, अर्थमेटिक मैथ का एक पिलर है, जो सीखने के बाद ना आपको एकदम आसान लगेगा मैथ। इसीलिए इसको बढ़िया से सीखना चाहिए आपको, ठीक ना। इसमें आप हड़बड़ी ना करें, अच्छा से समझे। कोई भी दिक्कत है उसके लिए हम हैं। अब आगे लिखा गया है डियर 75%। 75%, तो वही बात आप समझ गए होंगे। 75 को ऊपर लिखेंगे और बाटा में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो। अब आपको 20 के पहाड़ा, 25 के पहाड़ा, 10 के पहाड़ा ये सब आना चाहिए ताकि आप डायरेक्ट काट सके। 25 के पहाड़ा 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, यानी कि 3/4 आएगा। हो गया, उम्मीद है ये कंसेप्ट क्लियर है। अब इसका अगला कंसेप्ट 4 पे हम आते हैं। अगला कंसेप्ट 4 क्या कहता है कि अभी जो हम सीखे थे कि प्रतिशत में अगर कोई चीज है तो उसको हम भिन्न में बदल दिए, लेकिन अगर कोई चीज भिन्न में रहेगा तो उसको हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। बहुत आसान बात है, कंसेप्ट के माध्यम से आपको भी तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा आपका डियर कंसेप्ट 4। कंसेप्ट 4 क्या कहता है, कंसेप्ट 4 कहता है कि किसी भी भिन्न को
भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। जैसे अभी आप प्रतिशत में लिखा हुआ था तो उसको भिन्न में बदल दिए। अब आपको भिन्न में अगर लिखा रहेगा तो प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? देखिए करना क्या होता है, ये 2/5 है, 2/5 है। आप यहाँ पे ध्यान दिए होंगे कि आप एक ट्रिक लिख लीजिए, ट्रिक, ये ट्रिक लिख लीजिए ताकि आपको ऑलवेज याद रहे ये बात। प्रतिशत से भिन्न में जाना है, प्रतिशत से भिन्न में जाना है तो बटा में 100 लगाना है। देखिए करते क्या है, प्रतिशत से भिन्न में जाना है तो बटा में 100 लगाना है, यानी कि ये प्रतिशत लिखे आप। अब प्रतिशत से आप डाइवर्ट हो रहे हैं कहां पे? भिन्न पे। बस छोटी सी लाइन को याद रखिए, प्रतिशत से बदल रहे हैं भिन्न में तो बटा में 100 लगाना है, या इसी को आप बोल सकते हैं कि गुना करना है 1/100 से। यह आपका छोटा सा ट्रिक रहा। प्रतिशत से भिन्न में जाना है तो 1/100 से गुना करना है। और इसका जस्ट उल्टा कंसेप्ट 4 बोलता है, इसका जस्ट उल्टा कंसेप्ट 4 बोलता है कि अगर हमको भिन्न से प्रतिशत में जाना है, भिन्न से प्रतिशत में जाना है, भिन्न से कहा जाना है डियर? प्रतिशत में। अभी मैंने आपको सिखाया कि प्रतिशत से भिन्न में जाना था तो गुना में 1/100। अब हम इसका उल्टा काम कर रहे हैं तो गुना भी तो उल्टा से ही करेंगे ना। तो गुना आप कितना से करेंगे? गुना आप करेंगे 100 से। ऐसे रियल में 100% से गुना किया जाता है, लेकिन शॉर्टकट में इसको आदमी 100 लेकर चलते हैं। इससे कोई फर्क विशेष पड़ता नहीं है, बशर्ते अपने पास से प्रतिशत का चिन्ह लगाना पड़ता है। ठीक है, बात समझ जाएंगे। ये 2/5 लिखा गया है ना, ये क्या चीज में है? भिन्न में। प्रतिशत में चेंज करना है तो कुछ नहीं, ये 2/5 का 2/5 और गुना 100%। आप गुना 100% भी कर सकते हैं और गुना 100 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप गुना 100% करते हैं तो 5 के पहाड़ा में इसको काटेंगे 20 बार में, मल्टीप्लाई करेंगे 20 दूना 40। प्रतिशत नहीं काटा था तो प्रतिशत लिख दिए। वही बात अगर आप प्रतिशत ना लिखते तो क्या होता? तो 3/4 और गुना किससे करते आप? 100% ना लिखे, हम 100 भी लिख देंगे तो वही बात आएगा, 4 से काट देंगे 25। लेकिन यहाँ पे दिक्कत है कि प्रतिशत नहीं दिख रहा है, तो 25 × 75 तो लिखेंगे और प्रतिशत अपना मन से बैठाएंगे, क्योंकि हम प्रतिशत में चेंज करें। तो अभी आपने पिछला देखा कि जहां पे 3/4 था वहां पे 75% आया, आप 75% के बदला 3/4 दे सकते हैं। 1/2 है, पिछला बार आप 50% को बदले थे, 1/2 आया है। अब 1/2 को जब हम बदलेंगे तो 50% आना चाहिए। तो 1/2 को आप मल्टीप्लाई कितना से करेंगे? 1/2 को आप मल्टीप्लाई 50 से करेंगे, सॉरी 50 नहीं 100 से करेंगे, और गुना करने पर 50 आएगा, यानी 50%। उम्मीद है बात समझ गए होंगे। और उसी प्रकार से एक जो आता है वो दशमलव वाला आता है। दशमलव वाला कैसा होता है? तो 1/3 है, तो 1/3 को जब हम गुना 100 से करेंगे, आप बोलेंगे ना कि सर ये तो पूरा पूरा कट गया तब ना लिख दीजिए, अगर नहीं कटता तो क्या करते? तो यही करेंगे कि जब नहीं कटेंगे तो 2 केस बनेगा, एक तो दशमलव में लिखेंगे और दूसरा कि उसको पूर्णांक में लिखेंगे, ठीक ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। 100/3 हुआ, तो 100/3 होने का मतलब कि अगर 100/3 आ गया है तो अलग अलग आंसर आएगा 2 टाइप का। एक टाइप आएगा कि कोई लोग डिवाइड करेंगे 100 में 3 से, डिवाइड तो करने आपको आता है, 100 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कोई लोग बोलेंगे सर 33.33% हुआ। और दूसरा लोग जब डिवाइड करेंगे कोई आपका दोस्त, तो वह पर दशमलव में नहीं ला करके वह क्या बोलेंगे? पूर्णांक में लाएंगे, तो बोलेंगे 33.1/3% हुआ। अब ये बात कहां से आया? ये बात आप समझे या नहीं समझे? आप दशमलव वाला तो समझ गए होंगे, लेकिन ये बाटा वाला कुछ आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा। तो करते कुछ नहीं है, 100 में डिवाइड करते हैं डियर 3 से, 3 तिहाई लाते हैं 9, हटा के आता है 1 और ऊपर से उतारते हैं 0, ठीक ना, और 3 तिहाई लाते हैं 9, हटा के आता है 1। अब दशमलव में लगाने का मर्जी नहीं है, तो जो सबसे नीचे आता है ना उसको ऊपर रखिए और जिससे आप डिवाइड किए उसको नीचे रखिए और इसमें प्रतिशत लगा दीजिए। यही आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। उम्मीद है कि यह कंसेप्ट 4 तक आपको क्लियर होगा। अब चलते हैं डियर
कंसेप्ट 5 की तरफ। और कंसेप्ट 5 क्या कहता है? आप कहेगा सर कंसेप्ट 5 में तो सिर्फ 2 लाइन लिखा हुआ है, इसका मतलब आप समझा क्या रहे हैं? देखिए बहुत आसान सा बात है। एग्जाम्पल मैं अपना मन से दूंगा, कैसे समझाना है आपको मुझे पता है, ठीक ना, तो आप घबराएं बिल्कुल नहीं। कंसेप्ट 5 में है जो सीखना है आपको, वह इनिशियल एंड फाइनल कंसेप्ट सीखना है। अब यह इनिशियल और फाइनल कंसेप्ट क्या होता है? सो इजी बात है, कैसे समझेंगे? देखिए, इनिशियल का मतलब डियर हिंदी में होता है प्रारंभिक। इनिशियल का मतलब हिंदी में होता है प्रारंभिक, यानी कि शुरुआत में। और फाइनल का मतलब होता है अंतिम, यानी कि अंत में। अब इस कंसेप्ट का मतलब समझिए। मान लेते हैं कि कोई संख्या 100 है प्रारंभिक। सपोज दैट कोई संख्या प्रारंभिक 100 है। कोई संख्या प्रारंभिक है 100। अगर इस 100 में हम बोलेंगे कि बताइए माय डियर कि ये 100 प्रारंभिक है, अगर हम इसमें 20% की वृद्धि कर दे, अगर ये 100 है इसमें हम 20% की वृद्धि कर दे, मतलब 20% बढ़ा दे, तो अंतिम क्या आएगा? तो बोलेगा सर अंतिम यही ना आएगा। अंतिम आने का मतलब हुआ कि 100 तो यह रहेगा ही, और प्लस में 20% बढ़ाना है। तो 100 का है 20%, 100 का हम जितना निकालते हैं उतना ही आता है। 100 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? 20, यानी आप 20 बढ़ा देंगे, तो यह कुल मिलाए कितना आ जाता डियर? तो बोलेंगे सर जी 120 आ जाता। तो इसको हम बोलेंगे प्रारंभिक और इसको बोलेंगे अंतिम। अब इसमें कहना क्या है आपको? तो कहना यही है कि जब हम प्रारंभिक और अंतिम लिखेंगे तो जरूरी नहीं है कि हम प्रत्येक बार 100 मान के ही लिखें, बिना 100 माने हुए भी लिख सकते हैं। लेकिन कैसे? अब देखिए यह जो 100 और 120 आया है, इसको आप अनुपात में लिख सकते हैं। अगर काटेंगे आप 100 और 120 को, तो 20 के पहाड़ा में 20 25 और 20 छका 120, 5:6 आया। लेकिन अगर हम डायरेक्ट 5:6 डायरेक्ट प्राप्त कर ले बिना 100 लिखे हुए, तो क्या दिक्कत है? बोले सर कोई दिक्कत नहीं। तो उसको प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है? जितना परसेंट का वृद्धि होगा या जितना परसेंट का कमी होगा, उसका मान आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे 20% है और यह 20% का क्या है? वृद्धि है। वृद्धि है तो प्लस लिखेंगे समझने के लिए। और 20% का मान भिन्न में कितना होता है? तो बोलेगा सर जी 1/5, क्योंकि 20/100 करेंगे तो 1/5 आएगा। अब यह जो 5 है, देखिए ये जो 5 आपको नजर आ रहा है, यह 5 कहाँ पे नजर आ रहा है? प्रारंभिक में। और यहाँ पे अंतिम में आ गया 6। तो यह कैसे संभव हुआ? तो यह संभव इसी प्रकार से हुआ, प्रारंभिक लिखे और ये अंतिम लिखे। ये शॉर्टकट में आपको बता रहा हूं। जो नीचे वाला होता है उसको हम बोलते हैं प्रारंभिक, नीचे वाला को हम बोलते हैं प्रारंभिक। और इसमें हम 20% ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो ऊपर में आएगा उसको ऐड करना है। ऊपर में 1 आ रहा है तो 1 को ऐड करना है नीचे वाला में, यानी कि 5 प्लस में 1 तो आ जाएगा अंतिम में 6। तो हम 100 120 नहीं मान के हम डायरेक्ट 5-6 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बोलेगा नहीं सर जी कोई दिक्कत नहीं। कंफ्यूजन थोड़ा सा एक जगह होगा कि सर जी अगर माइनस वाला बात रहता तो क्या हम करते? बस वही बात। अगर मान लेते कि प्रारंभिक में कोई संख्या 100 है और उस प्रारंभिक में से अगर हम बोलेंगे डियर इसमें ना आप 40% घटा दीजिए, 40% माइनस कर दीजिए, तो आप बोलेगा सर जी अच्छा इसका मतलब अंतिम कितना होगा सो बताइए। तो अंतिम कितना होगा? 100 का 40% घटाना, यानी कि 100 का जितना परसेंट निकालेंगे उतना ही आएगा। मैंने आपको बता चुका है। तो 100 में से आप 40% घटाना यानी 40 घटाना, तो कितना आ जाएगा? 60। तो 100 में से 40 घटा देंगे तो 60। अब ये इतना आ गया, ये था बेसिक मेथड। तो इसको जब आप अनुपात में चेंज करेंगे तो 20/100 20 या 60, 5:3 आया। अगर हम डायरेक्ट 5:3 अगर ले आए तो कोई दिक्कत? बोलेगा नहीं सर जी कोई दिक्कत नहीं। तो करना क्या होता है, जो बढ़ेगा या कमेगा, यहाँ पे 40% बढ़ रहा है तो 40% का मान लिखिए भिन्न में। अभी आपको हम भिन्न में लिखना तो इसलिए सिखाए हैं। तो 40% का मान 20 दूना 40 और 20×5 100। और यहाँ पे यह घट रहा है तो ऊपर में माइनस लगाएंगे। यहाँ पे बढ़ रहा था तो ऊपर में प्लस, यहाँ पे घट रहा है तो ऊपर में माइनस। अब आता है बारी प्रारंभिक और अंतिम लिखने का।
इसको हम आई से इनिशियल और एफ से फाइनल भी बोल सकते हैं। तो नीचे वाला जो होता है, आप देखिए नीचे में 5 आया है, तो ये 5 तो हो गया क्या चीज, प्रारंभिक। यह जो 5 आया यह क्या हो गया, प्रारंभिक। और अंतिम यहाँ पे 3 आया है, तो 3 कैसे आएगा, तो -2 कर देंगे, मतलब 5 में से -2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसका फायदा आपको आगे पता चलेगा। मैं आपका एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, ताकि आपको और कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, ठीक ना। अब घबराएंगे नहीं। देखिए, जब आप शुरुआत कर दिए पढ़ने का तो तसल्ली से वीडियो देखना जरूरी है, ठीक ना। अब ऐसा मत सोचिए कि सर ये हमको शुरुआत से 100% घुस जाए दिमाग में, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे कुछ बात आप पीछे समझेंगे वही बात आपको आगे काम आएगा, कुछ काम आप आगे सीखेंगे वही बात आपको पीछे काम आएगा। सब एक दूसरे से रिलेट होता है। जैसे मैंने ऊपर आपको सिखाया 60 रुपया खर्च किया, बटा में 200 लिखिए। अब प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से गुना। ये बात आपको हम सिखाए नहीं थी, तो बात हम डायरेक्ट लिख दिए, लेकिन यह बात हम आपको आगे न सिखाएं। इसीलिए जो बात अभी समझ में इसमें नहीं आएगा ना, वह आपको आगे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ में आएगा। इसलिए घबराइए नहीं, ठीक ना। घबराने से कुछ नहीं होता है, आराम से रहिए। तो करना क्या है, अगर मान लेते हैं डियर कि हम आपको बोलते कि प्रारंभिक संख्या 100 है। अब आपको देखिए ना, अभी हलवा टाइट हो जाएगा, आप बोलेगा सर ये 100 वाला तो सही लग रहा है, ये क्यों लफड़ा बढ़ा रहे हैं। तो मान लेते हैं डियर कि प्रारंभिक संख्या है यहाँ पे और एक अंतिम है। हम अगर आपसे बोल दे कि प्रारंभिक संख्या अगर 100 है और इसमें हमको बढ़ोतरी करना है 12.5% का, तो आप क्या करेंगे। तो आप यही करेंगे, 112.5 लिखेंगे। तो लफड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, दशमलव में आ जाएगा। तो लफड़ा से हटने और बचने के लिए हम इस कंसेप्ट को सीख रहे हैं कि हम फ्रैक्शन के द्वारा कैसे लिख सकते हैं। आप यहाँ पे 112.5 पर लिखेंगे, फिर इसको दशमलव हटाएंगे, फिर काटेंगे, ये बहुत लफड़ा है। तो ऐसा नहीं करना है। इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये 12.5% का मतलब आप जानिए। 12.5% का मतलब आपको निकालना पड़ेगा, ठीक ना, चाहे आप जैसे निकाले। ऐसे हम याद करने के लिए आपको दे देंगे। तो 12.5% का मतलब आपको निकालना है। एक ट्रिक के माध्यम से आप निकाल सकते हैं कि 12 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 100 के करीब जाएगा, बोलेंगे 8 बार, यानी कि 1/8। और दूसरा आप कॉन्सेप्ट से निकाल सकते थे 12.5, दशमलव हटाएंगे तो बटा में 10 लिखेंगे, और प्रतिशत हटाएंगे तो ऊपर से 100 और देंगे। 25 के पहाड़े में जब आप इसको काटते, 25 पचे 25 चौका 100, 5 दूना 10, यह फाइनली 1/8 आता। तो जो बढ़ेगा घटेगा उसका आप भिन्न में मान निकाल लीजिए। अभी आपने सीखा। तो 12.5% का जो मान होगा वह कितना होगा डियर, 1/8। अब यह बढ़ रहा है तो ऊपर में क्या करेंगे, प्लस। आई से इनिशियल लिखते हैं और एफ से फाइनल लिखते हैं, प्रारंभिक और अंतिम। तो नीचे वाला जो आपको हम समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं कि वह इनिशियल मान होता है, मूल मान प्रारंभिक 8 हो गया, बढ़ा रहे हैं तो 8 है 1 9 हो गया। अब इसको काटेंगे भी तो उतना ही आएगा। तो उतना लफड़ा पालने का जरूरी नहीं है। यह सीखने का मतलब है कि आप दशमलव वाला को भी आसान तरीका से कर सकते हैं। उम्मीद है कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। अब चलते हैं एग्जाम्पल पर कि ऐसा कौन कौन सा एग्जाम्पल होगा जहां पे यह यूज आएगा प्रश्न को बनाने में। तो पहला प्रश्न जो आपके सामने दिख रहा है वह क्या दिख रहा है, प्रश्न आपके सामने दिख रहा है कि जब एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो वह 220 हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करें। अब देखिए 10% का वृद्धि करते हैं तो मूल संख्या आप मानेंगे कि मूल संख्या 100 है, 10% का वृद्धि किए 110 आएगा। ऐसे करेंगे आप। लेकिन ऐसे कब तक करेंगे, अगर ये दशमलव में आ जाएगा तो फिर आप गड़बड़ा जाएंगे, मान याद नहीं रहेगा। तो इसीलिए 10% का मान आप डायरेक्ट याद रखिए कि अच्छा 10% है, बाटा में 100 करेंगे 1/10। यहाँ इनिशियल लिखेंगे और यहाँ पे फाइनल। ये बात मन में सोचेंगे। नीचे वाला क्या होता है डियर, मूल संख्या। ये 10 आ गया और यहाँ पे कर रहे हैं वृद्धि तो देंगे प्लस 10 और 1 हो जाएगा 11। हो गया, खत्म। अनुपात दीजिए और अनुपात में दे लिए हैं तो यहाँ से 2 तरीका निकलता है, या तो दोनों में आप x लगा लीजिए और नहीं तो आप कंपेयर कर दीजिए। तो 10% की वृद्धि करने से यह संख्या 220 हो जाती है। तो जो हो जाता है वो अंतिम न होता है जी,
तो यहाँ पे अंतिम में 11 हुआ, लेकिन यहाँ पे अंतिम में 220 हुआ। तो जो ओरिजिनल मान रहेगा उसको ऊपर रखिए, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं। दो तीन तरीका यहाँ से आपको चलने का, बहुत सारे रास्ते हैं। 220 रियल में है और यहाँ पे 11 हो जाता है, वहाँ पे 220 होता है और यहाँ पे 11 हो जाता है। 220 डिवाइड करेंगे 11 से, और आपको चाहिए मूल संख्या। तो मूल संख्या के लिए हम 10 से गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मूल संख्या 10 आया है। तो 10 से गुना कर दिए, 11 दूना 22, 20 मरतबे यानी कि 200 आ जाएगा। एक रास्ता ये था यहाँ से आने का। दूसरा रास्ता ये है कि फाइनली यह 11 आ जाता है, तो 11 का मान हो जाएगा किसके बराबर, 220 के बराबर। तो हमें चाहिए मूल संख्या यानी कि 10 का मान निकालना पड़ेगा। तो 10 का मान कितना हो जाएगा, पहले तो 1 का मान निकालेंगे, 220 बटा में 11 करेंगे तो 1 का मान आ जाएगा, और फिर 10 का मान निकालना है तो 10 से गुना करेंगे। वही बात वहां पे डायरेक्ट लिखे। तीसरा भी नियम है, अगर आप तीसरा में चाहते तो यहाँ पे x लगा लेते, यहाँ पे x लगा लीजिए, यानी कि 11x बराबर आपको 220 नजर आएगा। यहाँ से काट देंगे, 11 दूना 22 यानी कि 20, x का मान आ गया 20। अब x का मान यहाँ पे डाल देंगे, 10 गुने 20 आ जाएगा 200। तो इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्न को कर सकते हैं। जब आप इनिशियल और फाइनल समझ जाएंगे तब। इसका बहुत भारी मात्रा में आगे यूज है। अगर आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं तो आगे का प्रश्न आपसे डोलेगा नहीं, थोड़ा बहुत बन जाएगा लेकिन बहुत दिक्कत होगा। तो इसको समझना काफी जरूरी है, ठीक ना, इनिशियल और फाइनल को। अगला प्रश्न देखिए, अब ये दशमलव में आ गया। अब दशमलव में जो प्रश्न आ जाए उसको अगर हम 100 मान के बनाने की कोशिश करेंगे तो काफी फंस जाएंगे, और जब फंस जाएंगे तो एग्जाम नहीं निकलेगा, वहां पे हम फंस जाएंगे बनाने में। तो करना क्या है, अपनाना है इनिशियल और फाइनल का तरीका। यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 होता है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। कितना जोड़ा जाता है, 37.5%। कितना जोड़ा जाता है डियर, 37.5% जोड़ा जाता है या बढ़ जाता है, दोनों तो बात एक ही होगा ना। इसका मान आपको पता होना चाहिए, निकाल लेंगे आप, दशमलव हटा के परसेंट हटा के निकाल लेंगे। जब निकालेंगे ऐसे आपको निकालते निकालते याद हो जाएगा ये 3/8। कैसे याद होगा, क्योंकि अभी आपने सीखा था कि 12.5% का मान डियर 1/8 होता है, और इसी को हम 3 गुना करेंगे तो 37.5 देगा, यानी कि इधर भी 3 गुना कर देंगे तो 3/8 आ गया। तो 37.5% का मान 3/8। यहाँ पे इनिशियल यानी कि मूल संख्या, और यहाँ पे फाइनल यानी कि अंतिम संख्या। जो नीचे वाला होता है वह क्या होता है, आपको मैंने समझाया कि नीचे वाला मूल संख्या, और इसमें जोड़ने का ना बात कर रहा है, तो जोड़ देंगे 3 यानी कि 11 हो जाएगा। यह अनुपात में आ गया। लेकिन वहां पे जो रियल में होता है वह 1320 होता है। बहुत सारा तरीका है, अभी आपने जो तरीका अपनाना है अपना लीजिए। रियल में होता है 1320, यहाँ पे होता है 11, तो 11 से डिवाइड, और जो हमें चाहिए तो हमें चाहिए प्रारंभिक या मूल संख्या, जो चाहिए उससे गुना। अब इससे इसको गुना कर दीजिए ना, 11 12 120 मल्टीप्लाई कीजिएगा 960 आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि 960 आंसर आएगा, बोलेगा सर जी ऑप्शन सी में दिख रहा है। हो गया, बात खत्म है कि नहीं, ये कंसेप्ट क्लियर है ना। ऐसा तो नहीं कि अभी भी दिक्कत है आपको समझने में, एक दो बार आप अपने से प्रश्न को बनाएंगे, ठीक है। अगर आप पेन पेपर लेकर नहीं बैठे हैं तो आपको दिक्कत आएगा। कंसेप्ट नंबर 6, कंसेप्ट नंबर 6 क्या कहता है, देखिए एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न, सभी एग्जाम एक न एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं लगभग एग्जाम में। प्रश्न क्या कहता है कि कितना प्रतिशत कम या अधिक वाला होता है, तो उसमें इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। प्रश्न यह पूछा जाता है, यदि P Q से 50% अधिक है तो Q P से कितना प्रतिशत कम है। तो अभी जो आप इनिशियल और फाइनल का तरीका सीखे उससे भी आप बना सकते हैं, और एक मैं आपको एक तगड़ा ट्रिक दूंगा, उसके सहायता से आप धुआं धुआं कर सकते हैं कंसेप्ट को। तो करना क्या होता है इसमें देखिए, यदि P Q से 50% अधिक है, 100 मान के तो बना ही लेंगे, विदाउट 100 मान के हम बनाते हैं। 100 तो आप मान लेंगे, P और Q मान लेंगे ऐसे। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, P और Q, तो यहाँ पे आप लिखिए P और यहाँ पे लिखिए Q। अब मानते किसको, बात आपको पता होना चाहिए। यदि P Q से 50% अधिक है, जिसमें से लगा हुआ रहेगा,
जिसमें से लगा हुआ रहेगा उसी को मानते हैं, मतलब क्यू को मानेंगे। 50% अधिक है तो आप यही सोचते ना कि अगर हम, ये क्या हो जाता है बार बार कट जाता है कैसे ना कैसे, अगर हम पी और क्यू है, क्यू को यदि हम 100 मान ले, क्यू को यदि हम 100 मान ले और पी 50% अधिक है तो 150 आएगा। 100 मानते तो यह आपको बात आता। अब इसी बात को अगर आप काटेंगे, इसी बात को आप काटेंगे, 50 दूना 50 दिया है, 2 और 3 आया। यह 2 और 3 आप डायरेक्ट ला सकते थे। कैसे ला सकते थे? 50% अधिक का मान कर रहा है बात, तो आपको पता है कि 50% का मान 1/2 होता है। अधिक बोला है तो ऊपर में जोड़ देंगे, यही ना, 50% बराबर 1/2। अधिक बोला है तो ऊपर वाला जोड़ देंगे। अब जिसको हम मानते हैं वह मूल होता है। हम ऐसा नहीं कि 2 इसको ले लेंगे, ऐसा बात नहीं करेंगे। हमको अगर मानने का पड़ता तो मानते किसको? तो मानते क्यू को। तो जिसको हम मानेंगे वह मूल नीचे वाला होगा, तो 2 हो गया मूल, ठीक ना। और इसमें अधिक कर रहे हैं तो ऊपर वाला एक जोड़ के इधर लिख दिया, डायरेक्ट 3 और 2 का रेशियो आ गया। अब यहाँ पे बोला है कि Q जो है P से कितना प्रतिशत कम है। अब यहाँ पे कम का बात किया है तो टेंशन नहीं लेना है। कम का बात करेगा तो सिर्फ अंतर देखिए, कम या अधिक का बात करें तो अंतर देखिए, यह दोनों में कितना का अंतर? 3 और 2 में 1 का अंतर। अगर कम का बात किया है तो ज्यादा वाला को नीचे रखना है, कम का बात करेगा तो ज्यादा वाला को नीचे रखेंगे। तो कम किससे है? P से है और P का मान 3 है। कम का बात करेंगे ज्यादा वाला को नीचे, और आपको बदलना है प्रतिशत में तो गुना कर देंगे 100 से। ये बात अभी सीखे हैं आप। अब इतना को आप डिवाइड करेंगे तो अभी आपको जस्ट पता हुआ है कि 33.33% आएगा। उम्मीद है कंसेप्ट क्लियर होगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और इस प्रश्न को हम डायरेक्ट उड़ा देते हैं। कैसे लिखेंगे? एकदम डायरेक्ट ट्रिक सीखे इसका। बोला है कि यदि ए की आय बी से 20% कम है तो बी की आय ए से कितना परसेंट कम है। तो आपको ए और बी, पी क्यू ये सब बात नहीं सुनना है। करना क्या होता है, ये 20% का मान होता है डियर 1/5। अगर कम बोला है ऊपर तो माइनस लिखेंगे, ज्यादा बोलेगा तो प्लस लिखेंगे। 5 में से 1 गया तो 4, बस यहाँ पे 2 चीज लिख लीजिए। यहाँ पे बोला है कि कितना परसेंट अधिक है। जब अधिक का भी बात करें तो यह दोनों में कितने का अंतर है। 5 और 4 में कितने का अंतर? बोलेंगे सर 1 का अंतर। डिवाइड करना है, अधिक वाला पूछेगा तो कम वाला से डिवाइड करना है। तो कम कौन है? 4 है, यानी कि छोटा वाला से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करेंगे, गुने कर देंगे 100। आपको कितना आ जाएगा? 25%, ऑप्शन बी। तो इस प्रकार के कंसेप्ट आपका क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आप तसल्ली से इस पूरे वीडियो को देखिए, आराम से पढ़िए। हर पढ़ाएंगे तो कभी नहीं सीखेंगे आप। थोड़ा थोड़ा पढ़ने से कभी कुछ नहीं होने वाला है। एक बार आपको सही से पढ़ना पड़ेगा। जैसे प्रसादी खाने से ना पूरा पेट नहीं भर सकता, उसी प्रकार से थोड़ा पढ़ने से आपका कंसेप्ट कभी क्लियर नहीं हो सकता है। पढ़ना पूरा पड़ेगा, खाना पूरा पड़ेगा, तभी आपका पेट भरेगा, ठीक है। तो बात ध्यान में रहे। अब आइए डियर नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। ये बात तो आप समझ गए। अगला प्रश्न ये देखिए, अगर इसमें आप 100 मान के बनाएंगे तो कभी बनेगा क्या? बनेगा, लेकिन इतना दिक्कत हो जाएगा ना जितना आप सोच नहीं सकते हैं। एक राजधानी शताब्दी से, एक बोलते हैं सॉरी, अगर राजधानी शताब्दी से 16.2/3% धीमी है तो शताब्दी राजधानी से कितना परसेंट तेज है? कितना परसेंट तेज है? धीमी है, तेज है? करना क्या है, इस सब बात को ध्यान में नहीं रखते हो, डायरेक्ट इतना का मान आप लिखिए। 16.2/3% का मान आप लिख लेंगे। कितना लिखेंगे याद है? बोलेगा सर जी लिखा भी नहीं किए तो याद कहाँ से आएगा? 1/6 आता है। अब 1/6 कैसे आएगा? तो आपको पता है ना कि 16×3 = 48 है, 50/3% लिखेंगे। प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 लिखेंगे, 50 दूना काट लेंगे, 1/6 कर लेंगे। आप क्या करेंगे कि अपना पेन पेपर पे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 करके 1/20 तक का मान निकाल के लिखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक ना। कर लेंगे, 1/6 आ गया है। अब यहाँ पे बोला क्या है ऊपर में? 16.2/3% धीमी है। धीमी का मतलब क्या हुआ? माइनस। तो धीमी का मतलब माइनस हुआ तो ऊपर में माइनस कर देंगे। अब डायरेक्ट बिना कुछ समझे बुझे 6 1 घटा के लिख देंगे 5। राजधानी शताब्दी लिखने का कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे बोला है कि प्रतिशत तेज है,
मतलब आपको अधिक के बारे में बताना है तो आपको हम क्या बोलिए, अधिक के बारे में बताना हो या कम के बारे में बताना हो, दोनों का अंतर लिखिए पहले। 6 और 5 का अंतर 1 का। और प्रतिशत तेज है यानी कि अधिक के बारे में बताना है, तो जब अधिक के बारे में बताना है तो नीचे में कम लिखते हैं। तो कम कौन है? 5, तो 1/5 गुने 100 काट देंगे, आराम से आ जाएगा 20%। कंसेप्ट क्लियर है कि अभी भी क्लियर नहीं है? जल्दी बताइए। अब देखिए डियर कंसेप्ट नंबर 7। कंसेप्ट नंबर 7 क्या कहता है? अगर आप इस पूरे वीडियो में बने रह गए हैं, इट्स माय गारंटी कि प्रतिशत में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। आप बुक से प्रश्न को उठा लीजिए, बना के देखिए, बहुत सारा प्रश्न आपसे बन जाएगा। उसके बाद आप कहीं भी परसेंटेज पढ़िए, आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। इसीलिए ध्यान रहे कि पूरा वीडियो में बने रहे, ठीक ना। भले ही अगर आपको अभी इमरजेंसी है तो अभी तत्काल बंद कीजिए, लेकिन बाद में फिर यही वीडियो यहाँ से देखिए, तभी जाके आप सीख पाएंगे। सीधा समझिए, प्रसादी खाने से पेट भरता ही नहीं है। अगला प्रश्न नहीं, अगला कंसेप्ट क्या कहता है? मूल्य भिन्न ज्ञात करें। ऐसा प्रश्न आप देखते होंगे, यदि किसी भिन्न का अंश में 60% का वृद्धि कर दिया जाए और हर में 40% बढ़ा दिया जाए तो परिणामी भिन्न 16/63 होता है। मूल्य भिन्न क्या है? अरे बहुत इजी सवाल है, कंसेप्ट सीखिए, एक बार में बनेगा। कैसे बनेगा देखिए। जब भी ऐसा प्रश्न आपके सामने आए, यही प्रश्न यहाँ पे है, तो हम जगह जगह ले लिए ताकि बनाने में आपको आसान हो। मेरे को बनाने में आसान हो, आपको समझने में आसान हो, ठीक है ना। जब भी ऐसा प्रश्न है तो कुछ नहीं करना है, मूल्य भिन्न को हम x/y मान के चलते। आपको पता है ना कि भिन्न बराबर अंश बटा में हर होता है। आपको यह बात पता है कि नहीं है कि भिन्न बराबर जो होता है डियर, वो अंश बटा हर होता है। अंश बटा में हर, और अंश को हम x बोलते हैं, हर को हम y बोलते नहीं, हम यह मान के चले। ऊपर में अंश को x मान लिया, नीचे में हर को y मान लिया। अब यही हर और अंश में वृद्धि होता है। क्या होता है? कोई चीज अगर 60% बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ? आप कहेंगे सर 100 मान के बनाएंगे तो यहाँ पे ज्यादा बेटर होना चाहिए। कैसे? कि मान लेते हैं पहले 100 रहा होगा, अब 60% बढ़ गया, वह कितना हो जाएगा? 160। सीधा सीधा बात, 100 मान लिए शुरुआत का, और जितना परसेंट बढ़ेगा वह उतना ही होगा। तो 60% बढ़ गया तो 160% वह हो गया, यानी कि x जो हो गया वह हो गया कितना? 160%। उसके बाद हर में 40% बढ़ जाता है, तो हर को मल्टीप्लाई, 40% बढ़ना, कोई चीज अपने आप में 100%, 40% बढ़ा तो वह 140% हो गया। और ऐसा करने से वह जो भिन्न होता है वह कितना हो जाता है? वह हो जाता है 16/63। अब यहां से ऊपर नीचे सिर्फ कटिंग कुटिंग करना है। प्रतिशत से प्रतिशत को हटा दीजिए, प्रतिशत से प्रतिशत को हटा दीजिए, 0 से 0 हटा दीजिए, और कटेगा भी 2 8 16 और 2 2 7 14। 7 के पहाड़ा में 9 कटा दीजिए और 8 के पहाड़ा में 2। फाइनली इधर सिर्फ आपको x बटा में y बचता है और यहाँ पे 2/9 बचता है। तो एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा 2/9, यानी कि वह जो भिन्न है वह 2/9 है। इससे आसान क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। चलिए अब ज्यादा कुछ हम नहीं कहते हुए चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। अगला कंसेप्ट है 8। देखिए घबराएंगे तो बिल्कुल नहीं, घबरा जाएंगे तो गड़बड़ा जाएंगे, ठीक है। कोई भी काम में घबराएंगे नहीं। कंसेप्ट 8 क्या कहता है? त्रुटि वाला प्रश्न। ऐसा प्रश्न आपको बहुत बार भेंट हुआ होगा। एक छात्र ने 43 की बजाय, सॉरी यहाँ पे एक चीज गलत लिखा गया है, ठीक है, इसको ध्यान देंगे, इसको आप कॉपी पर उतारेंगे नहीं, अगर आप उतारे हैं तो ये 43 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा जाना चाहिए था कि एक छात्र ने 3/4 के बजाय 4/3, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक गलती है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मिटना चाहिए। ये प्रश्न यहाँ से लेकर यहाँ तक गलती, ठीक है ना। चलिए अब प्रश्न हो गया आपका सीधा। तो प्रश्न कहता है एक छात्र ने 3/4 के बजाय 4/3 के साथ एक संख्या को गुणा किया, त्रुटि प्रतिशत। मतलब वो छात्र पागल है। सपोज दैट, ऐसा नहीं, सीरियस नहीं लेना है। उसको बोला गया कि बाबू तुम उसको संख्या एक है उसको 3/4 से गुणा कर देना है। कॉपी लेकर आया, मास्टर साहब को दिखाना है, फिर उधर क्लास में बैठा के उसको दिमाग से बाहर बात। और 3/4 बोले थे कि 4/3 बोले थे?
अब कंफ्यूजन में पड़ गया, उसके कारण क्या हुआ कि 3/4 नहीं गुना करके 4/3 कर दिया। तो आंसर या तो ज्यादा या तो कम आना है। तो कितना परसेंट का आंसर में त्रुटि होगा ये बात बताना है। सो इजी कंसेप्ट है, बन जाएगा, बस एक बार में बनेगा। तो यही प्रश्न आगे हम ला रहे हैं आपके सामने, यानी कि ये प्रश्न आपके सामने रहा, जगह ज्यादा है ताकि बनाने में मजा आएगा। तो प्रश्न यहां से यहां तक तो गलती है, इसको मिटा लीजिए। ठीक, यहां से यहां तक मिटा दीजिए, ये गलत प्रश्न लिखा गया है। चलिए कोई बात नहीं, होता है मिस्टेक टाइपिंग। तो करना क्या है इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए, हमको ये तो पता नहीं है कि मास्टर साहब कौन संख्या दिए थे जिसको हम बोले थे गुना करने के लिए। जब ये बात पता नहीं है तो अपना मन से कोई संख्या आप मानते, सपोज दैट आप मानते x संख्या और x में गुना करना था आपको 3/4 से। ऐसे ये तरीका नहीं है, मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कंसेप्ट, उसके बाद मैं ट्रिक बता दूंगा ना डायरेक्ट। लेकिन उसी संख्या में हम मिस्टेक से गुना कर दिया 4/3 से। अब आपको दिमाग में एक बात चल रहा होगा कि सर जो संख्या x माने हैं ऐसा क्या माना जाए जो कि 4 के भी पहाड़ा में कट जाता और 3 के भी पहाड़ा में कटता। आप तुरंत जवाब देंगे सर जी 4 और 3 का एलसीएम यानी कि 12। तो 4 और 3 का एलसीएम 12 यानी कि उस संख्या को मान लेंगे 12। अब यहाँ इतना भी आपको नहीं करना है, ये भी हम आपको डायरेक्ट करने का बताएंगे। अगर आप 12 मान लेते तो यह 4 × 12 आना चाहिए था उसको 9, लेकिन 3 चौके 12 आ गया 16। तो कितना का त्रुटि हुआ डियर, तो बोलेंगे सर 7 का त्रुटि हुआ। और 7 का त्रुटि किस पर हुआ, तो बोलेंगे सर जी 9 पे हुआ। 7 का त्रुटि किस पे हुआ, 7 का त्रुटि, बोलेंगे सर 7 का त्रुटि तो 9 पे हो गया। प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या करते हैं, 1/100% से गुना। तो यहाँ पे जो त्रुटि हुआ वह 7/9 × 100। जब इसको आप हल करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 1/9 का मतलब होता है 11.11%। तो ये 7/9 है तो इसका 7 गुना कर देंगे यानी कि 77.77%। अब बोलिएगा सर ऐसा तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑप्शन गलत है, ठीक ना। इसको सही कर लेंगे, किसी ऑप्शन को काट के लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए 77.77%, ठीक ना, यही होगा। लेकिन कहिएगा कि सर इतना करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, तो हम बोलेंगे नहीं, इतना करने का तो कोई जरूरत ही नहीं है। मैं आपको डायरेक्ट करने का बताता हूँ। डायरेक्ट कैसे करते हैं, ये 3/4 से गुना करना था लेकिन बंदा कर दिया 4/3 से। बस इतना 2 लाइन लिखना है और 1 लाइन करना है क्रॉस। 3 तिहाई 9 और 4 चक 16, 9 से 16 हो गया यानी कि 7 के त्रुटि बटा 9 × 100। फिर बतवा वहीं पे जाएगा तो बन जाएगा ऐसा प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं। कंसेप्ट क्लियर है, बोलेगा हाँ सर जी कंसेप्ट क्लियर है। आप देखिए डियर कंसेप्ट नंबर 9। कंसेप्ट नंबर 9 में क्या है, अब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सवाल है जो एग्जाम में एकदम पूछना तय है। इसे पीछे जितना भी आप कंसेप्ट सीखें वो तो एग्जाम में पूछे जाएंगे ही, लेकिन वो बेसिक कंसेप्ट है। अब थोड़ा हाई लेवल का कंसेप्ट आपका स्टार्ट हो रहा है। खर्च बराबर मूल्य गुणे खपत, इसका यूज कैसे है, इस पे प्रश्न कैसे आते हैं, अभी आप जस्ट समझेंगे मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर। पहले इसका एक मतलब समझ लीजिए। देखिए आप जो मार्केट में रुपया खर्च करते हैं, आप अगर पेठिया जाते हैं विलेज मार्केट या मार्केट जाते हैं कोई सामान लाने, तो वो खर्च आपका किस पे निर्भर करता है, तो 2 चीजों पे निर्भर करता है, एक मूल्य पर और एक खपत पे। जैसे अगर आपको मान लेते कि 12 रुपया लेकर मार्केट गए, कितना लेकर गए, मार्केट लेकर गए आप 12 रुपया, और क्या खरीदने गए, तो आप चीनी खरीदने गए, सत्तू खरीदने गए, सर्फ खरीदने गए, कुछ भी जो आपको जरूरी का चीज है। तो मान लेते कि आप चीनी खरीदने गए और आपको 12 रुपया खर्च करना है चीनी पर, ये फिक्स है कि हमको 12 रुपया खर्च चीनी पे करना है, महीने का हो सप्ताह का हो जो भी हो। तो आप 12 रुपया लेकर गए चीनी खरीदने और आपको पता चला कि जो इसका जो मूल्य है ना वह 3 रुपये प्रति केजी है। 12 रुपये आपने लेकर गया और मूल्य आपको पता चला 3 रुपये प्रति केजी है, तो आप कितना खरीद के लाएंगे, तो बोलेंगे सर 12 रुपये लेकर गए 3 रुपये है तो हम खरीद के लाएंगे 4 केजी। तो खपत आप करेंगे 4 केजी। कल के डेट में अगर चीनी का मूल्य बढ़ जाए और खर्च उतना ही करना है, सपोज दैट कि आप सरकारी स्कूल का मास्टर हैं,
पैसा तो आपको ऊपर से फिक्स मिलेगा, और एकाएक अगर बढ़ता कमता है तो तुरंत तुरंत आपको तो सरकार बढ़ाएगा नहीं पैसा, आपको बोलेगा उतने में मैनेज कीजिए। तो सोचिए कि 12 रुपये अगर चीनी है, सॉरी 12 रुपये आपको चीनी पर खर्च करने के लिए सरकार दिया है, 3 रुपये प्रति केजी था तो आप 4 केजी खपत करवाते थे, लेकिन 12 रुपया फिर आपको सरकार दिया, लेकिन अब क्या हुआ कि चीनी का रेट बढ़ गया, ₹3 से हो गया ₹4 पर केजी। तो अब आप कितना खपत करेंगे अपने स्कूल में? सपोज तो 12 रुपये आपके पास मिल रहा है, 4 रुपये केजी है, तो आप खर्च करेंगे डियर 3 केजी चीनी। अब यहाँ से आपको एक बात समझ में आया कि नहीं आया? एक बात आपको समझ में आना चाहिए, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं है। खर्च में कोई परिवर्तन है? खर्च हम जितना पहले करते थे उतना ही खर्च अभी भी कर रहे हैं। तो खर्च में अगर कोई परिवर्तन हम नहीं चाहते हैं तो इसका मतलब हुआ कि मूल्य अगर 3 रुपया था और खपत हम 4 केजी कर रहे थे, तो अब इसका उल्टा हो गया। खपत 4 केजी का उल्टा अब यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ पे आ गया 3। मतलब कि 3 से अगर यह 4 हुआ है, मूल्य में अगर 3 से 4 हुआ है तो खपत 4 से 3 हो गया। जस्ट अपोजिट, जब खर्च को समान रखना है, बढ़ाना ही नहीं है, तो मूल्य का जस्ट उल्टा, मूल्य 3 से 4 होगा तो खपत 4 से 3 होगा। उम्मीद है बात समझ गए होंगे, और क्वेश्चन की सहायता से आप और अच्छी तरीका से समझ जाएंगे। इसी प्रकार का एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, इसी के लगे एक क्षेत्रफल से। जब आप आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है। आप दो कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बाद सबका सब आपका क्लियर हो जाएगा। तो एक होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। मान लेते हैं किसी आयत का क्षेत्रफल, ये आयत हम एक बना रहे हैं सपोज, ठीक है, ये आयत बनाए, 2 आयत, और आयत के क्षेत्रफल हमको फिक्स रखना है। आयत का क्षेत्रफल हमको अगर फिक्स रखना है, क्षेत्रफल अगर हम 24 मीटर स्क्वायर रखना है, और यहाँ भी 24 मीटर स्क्वायर रखना है, 24 मीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, शुरुआत में अगर हम आयत की लंबाई को 6 मान लेते हैं, चौड़ाई को 4 मान लेते हैं, आयत का क्षेत्रफल कितना? अगर शुरुआत में हमको 24 मीटर ऑलवेज रखना है, 24 मीटर स्क्वायर, लंबाई 6 मीटर है तो चौड़ाई 4 मीटर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको हम बोल दें कि ऐसा कीजिए, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लेकिन क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लेकिन लंबाई और चौड़ाई कुछ भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो आप कहेगा अच्छा सर जी, अगर ये 24 मीटर स्क्वायर रखना है तो हमको कुछ भी अगर लंबाई चौड़ाई रखना है तो हम क्या कर सकते हैं? 6 मीटर, अब पहले 4 मीटर था तो अब हम 4 मीटर गुने 6 मीटर कर देंगे, तब पर भी वही आएगा। अगर हमको और मान ले करना है तो और हम 24 लाने का और तरीका है, 3 गुने 8 कर सकते हैं, फिर 8 गुने 3 कर सकते हैं, 24 गुने 1 और 1 गुने 24 कर सकते हैं, यही ना। तो बहुत सारा तरीका है, लेकिन आप यहाँ पे समझिए कि जब क्षेत्रफल में अगर कोई परिवर्तन नहीं करना है तो आप देखिए कि 6 से अगर 4 हुआ है लंबाई, तो इसका जस्ट उल्टा चौड़ाई 4 से 6 हुआ है। मतलब कि जब एक चीज जो रहेगा वह दो चीज का प्रोडक्ट रहेगा, और ये पहला वाला समान रहना चाहिए कांस्टेंट, तो अगला जैसा वह बढ़ेगा वैसा एक कमेगा। अब इस पे प्रश्न करते हैं, प्रश्न किस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वह इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि पेट्रोल की कीमत में 15% बढ़ गई, एक वाहन मालिक को पेट्रोल की खपत कितनी कम कर देनी चाहिए ताकि इस पर किए गए व्यय में वृद्धि न हो। मतलब खर्चा में कोई परिवर्तन नहीं, भले ही पेट्रोल का दाम बढ़ गया लेकिन खर्चा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको खपत कम करना पड़ेगा। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए आपका जो एक फर्मा हम बताते हैं, उस फर्मा को लेकर चलिए, वो फर्मा में आप सब चीज को सेट कीजिएगा, आंसर आपको डायरेक्ट कैलकुलेटर से पहले फेंक देगा। कैसे फेंकेगा? फर्मा देखिए। आपको अभी हम थोड़ा देर पहले सिखाए थे इनिशियल और सिखाए थे फाइनल। क्या सिखाए थे? इनिशियल और फाइनल। अरे क्या हुआ, क्या हो जाता है बीच बीच में, हमको समझ नहीं। एक सिखाए थे इनिशियल और एक सिखाए थे फाइनल।
पेट्रोल की कीमत में 15% का वृद्धि होता है, तो यहाँ पे रेट लिखिए, और रेट में 15% का वृद्धि होता है, तो आप डायरेक्ट 15% का मान लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 15% का मान तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं मन में। तो रेट में अगर 15% का वृद्धि होता है तो 15% का मान 5×15 5 से 20 ऐसे करेंगे। आपको हम सिखाएं 15/100 करेंगे, और यह वृद्धि हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि अगर नीचे वाला इनिशियल रेट अगर 20 है तो फाइनली रेट 3 बढ़ के यानी कि 23 आ जाएगा। ये रुपया में आ गया रेट। उसके बाद खपत की बारे में बात किया जाए, रेट के बाद एक कंजप्शन खपत में, तो आपको पता है ना कि रेट गुने खपत करते हैं तो क्या निकल के आता है? खर्च निकल के आता है, जिसको हम व्यय भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो खर्च में कोई परिवर्तन होना ही नहीं चाहिए। अच्छा आप सोचिए, ये व्यय हुआ खर्च हुआ, इसमें कोई परिवर्तन अगर नहीं होना चाहिए, लेकिन रेट हमको दिया गया है कि 15% का वृद्धि हुआ है तो 20 से 23 हो गया रेट, तो यह रुपया 20 से रुपया 23 कर सकते हैं। तो खपत को क्या करना पड़ेगा? आप अभी देखें कि अगर यह 20 से 23 हुआ है तो हमको करना पड़ेगा इसको 23 से 20। कितना करना पड़ेगा डियर? 23 से 20 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कर देंगे आप 23 से 20। खपत हो गया ये 23 से 20, मतलब पहले अगर 23 लीटर तो अब 20 लीटर। अब देखिए ऐसा करने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है खर्चा पे। खर्चा देखिए 20 × 23 करेंगे तो अभी भी आप 460 खर्चा कर रहे हैं, और बाद में अगर दाम बढ़ गया तो 23 20 460 अभी भी आप खर्चा कर रहे हैं। मतलब दोनों सिचुएशन में आप सेम पैसा खर्च कर रहे हैं, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं। इस फॉर्मेट और फॉर्मा को अपने दिमाग में एक बार आप बैठा लिए तो आंसर जो भी आएगा ना इस प्रकार के प्रश्न का कैलकुलेटर से पहले आएगा, और आप मन में भी आंसर निकाल सकते, 2 लाइन लिख के मात्र। तो यहाँ पे कितना परसेंट का वृद्धि हुआ? तो देखा जाए वृद्धि या कमी, तो 23 से अगर 20 हो गया खपत तो कमी हुआ 3 का, और 3 का कमी किस पर हुआ? तो बोलेगा सर 23 पे हुआ, और प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से गुना। अब इसको करने का क्या जरूरी है? क्योंकि ऑप्शन में ही दिख रहा है कि नीचे 23 है तो बटा में 23 आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी हो गया। भाग करने का जरूरी नहीं है। अगर सबके बटा में 23 रहता तो भाग करते तो बन जाएगा। लेकिन इसी प्रश्न को आप शॉर्ट को डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं। ये पूरा फॉर्मा आपको याद है तो बस चुटकी भर में जैसे आप देखिएगा ना कि पेट्रोल की कीमत में 15% की वृद्धि हुई है, खर्च से खपत में कितना परसेंट की कमी करनी चाहिए ताकि व्यय यानी कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो आपको दिमाग में अच्छा 15%, इसका मतलब आ जाएगा दिमाग में फटाक से 3/20। इतना तो आपको दिमाग में डायरेक्ट चलेगा। इतना अगर चल गया तो आप सोचेगा अच्छा 20 से 23, तो बस इसका जस्ट उल्टा 23 से 20 होना चाहिए था। 3 के कमी 3/23 × 100। ये तो हम बहुत बात लिख दी, आप तो इतना भी नहीं लिखेंगे सीखने के बाद। बटा में यहाँ 23 दिखा, आंसर मार देंगे सी, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और इसी प्रकार से एक अगला प्रश्न है चीनी के। जो चीनी वाला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ऐसे पूछे जाते हैं, चीनी की कीमत में 10% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे व्यय में कोई परिवर्तन नहीं है, तो क्या है फॉर्मेट आपको याद है? 10% का कमी होता है, सीधा सीधा 10% का मान आप नहीं जानते हैं, 1/10 होता है। कमी बोला है तो घटा देंगे, 10 से हो जाएगा 9, और इसका जस्ट उल्टा कर देंगे 9 से 10। कितना का वृद्धि हुआ? तो बोलेगा सर 1 पे, और 1 पे वृद्धि या 9 पे हुआ है। शुरुआत इनिशियल वाला को रखते हैं 1/9, 1 × 100 कितना आ जाएगा? बोलेगा सर सेकेंडों में आंसर आ जाएगा 100/9। मुजबानी कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये रहा प्रश्न आपके सामने। क्या लिखा गया है? एक आयत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाती है, एक आयत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाती है समान क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए। क्षेत्रफल को समान बनाना है, चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करना होगा? कितना आसान प्रश्न है। क्षेत्रफल अगर सेम टू सेम रहे तो लेंथ में 60% की वृद्धि की है तो आप डायरेक्ट अब मान लिखिए 60%, 60/100, 20 × 60, 20 × 50, 100, 3/5, 5 से 8, इसका जस्ट उल्टा 8 से 5। कितना का कमी हुआ डियर? 3 का। 3 का कमी किस पर? इनिशियल वाला पे 8 पे।
गुने 100। सबको पता है कि 1/8 जो होता है तो वह 12.5% होता है, लेकिन यह 3/8 है, तो इसका 3 गुना कर देंगे यानी कि 37.5%। ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए डियर कंसेप्ट नंबर 10। कंसेप्ट नंबर 10 में जो फार्मूला एकदम आसान सा तरीका है बनाने का, ये सब देख के आप घबराएंगे नहीं कि ये सीजीएल टियर 2 में पूछा गया, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए ये बात आपको ध्यान में रखना, ये बात आपको पता है, प्रैक्टिकली भी आप जानते हैं कि आय बराबर खर्च प्लस बचत, यानी किसी का जो इनकम है उस इनकम में से आदमी दो ही चीज करता है, या तो खर्च करता है और बचत करता है। तो दोनों को जब हम खर्च और बचत मिला देते हैं तो हमको मिलता है आय। प्रश्न इस टाइप से बनता है कि रेणु अपनी आय का 20% बचाती है। अगर उसका खर्च 20% बढ़ता है तो आय में 29% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में वृद्धि बताना है। देखिए ऐसे प्रश्न को हल करने का जो सबसे आसान तरीका है, जो ऊपर आप फार्मूला देख रहे हैं, सिर्फ इस फार्मूला को आप लिख दीजिए। जब आय खर्च और बचत का बात किया जाए तो आप एक लाइन में पहले ये जरूर लिखिए कि आय बराबर उसके बाद आपको लिखना नहीं पड़ेगा, जब एक दो बार आप लिखेंगे उसके बाद आप मन में ही कर लेंगे। आय बराबर क्या होता है, खर्च और प्लस में बचत। प्रश्न कह क्या रहा है, तो प्रश्न कह रहा है रेणु अपनी आय का 20% बचाती है। अगर रेणु अपनी आय का 20% बचाती है तो सबसे पहला बात उसका आय कुछ रहेगा, तभी तो 20% बचा पाएगी। तो हमको आय के बारे में पता नहीं है, तो हम आय को यह मान के चलते हैं शुरुआत में आय 100 रुपया है और वह 20% बचत करती है, तो यह बचत है। और 20% बचाना तो 100 का 20% 20 बचाना, यानी कि यह बचत कर लिया कितना, 20। अब सोचिए 100 में अगर 20 बचा लेता है तो खर्च कितना करता है, तो बोलेगा 80 खर्च करता है, तभी तो यह दोनों को जोड़ के 100 आएगा। बोलेगा सर यहां तक तो क्लियर है, आगे बताइए। 20% बढ़ाता है, अगर उसका खर्च 20% बढ़ता है, अब देखिए इतना होने के बाद बोलता है कि अगर उसके खर्च 20% बढ़ जाए, यानी कि जो खर्च है यह खर्च जो है यह खर्च कितना बढ़ जाना चाहिए डियर, 20%। तो आखिरकार 20% किसका, तो 80 का 20% बढ़ाना। दो तरीका से बढ़ा सकते हैं। पहला बात कि 80 में आप जोड़ देंगे 80 का 20% ऐसे निकाल के, तो यहां से डबल जीरो ऐसे कटेगा, तो 80 प्लस में 16, तो आपको आ गया 96। मतलब 20% बढ़ने के बाद 96 रुपीज हो जाएगा। और दूसरा तरीका से आप निकाल सकते थे, 80 है और 20% बढ़ा रहे हैं, तो यानी 120% खुद का वह हो गया, 80 का 120%, डबल जीरो काट देंगे, बड़े 96, यानी कि 20% बढ़ाएंगे तो इसका जो खर्च होगा 80 से 96 हो जाएगा, बराबर दीजिए। और आय में 29% का वृद्धि, तो आय को 100 मान के चले हैं, तो आय में 29% का वृद्धि होगा। 100 का 29% 29 ही होगा, यानी कि 129 इसका आय हो गया। अब 129 में से यह खर्च अगर 96 कर दिया तो बचत कितना करेगा, तो 129 में से 96 घटा लीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, 96 4 129 4 33, यानी कि 33 रुपया का बचत हुआ। और यही आपसे प्रश्न में पूछ रहा है कि उसका बचत में कितना वृद्धि है। तो बचत पहले 20 का करता था, अब 33 का कर रहा है, तो बचत जो एक्स्ट्रा कर रहा है कितना अधिक कर रहा है, 13 बचत अधिक कर रहा है। और यह किस पे कर रहा है, बोलेगा 20 पे कर रहा है, तो 13/20 और गुने में 100, प्रतिशत में चेंज करना, इसीलिए 20 के पारा में 5 काटेंगे और 13 पचे आपको आएगा 65, और 65% आपको ऑप्शन बी में दिया गया। उम्मीद है कि बात क्लियर होगा। तो बस इस फार्मूला के यूज ऐसे ही बनाने में किया जाता है, और कोई विशेष इसमें है ही नहीं, आप अपना मन से मान के चलते हैं। अब देखिए इस टाइप का प्रश्न आप बना लेंगे, इसमें कोई भारी बात नहीं। अब एक आपके पास जो प्रश्न आता है, बार बार आप सोचते होंगे, बहुत सारे टीचर एक ए बी फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, अच्छा सॉरी यहाँ पे ए प्लस बी नहीं होना चाहिए था, ए गुने बी होना चाहिए था। ध्यान देंगे यहाँ पे ए प्लस बी नहीं बल्कि ए गुने बी होना चाहिए था। यहाँ पे क्या होना चाहिए था डियर, ए गुने बी। ये मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे जो लिखा गया है वह ए गुने बी बटा में 100। यह फार्मूला यूज कहाँ पे आएगा, तो बहुत आसान बात है, मैं आपको बताता हूँ किस फार्मूला के यूज करते का है। मान लेते हैं कि कोई संख्या 100 है, मान लेते हैं कि कोई संख्या 100 है और इस संख्या में पहले हम 20% का वृद्धि करेंगे, तो यह कितना हो जाएगा डियर, 120।
कोई संख्या 100 है और उसमें हम पहले 20% का वृद्धि करेंगे तो कितना हो गया 120। और फिर कहिएगा कि सर ऐसा कीजिए इसमें 10% की वृद्धि और कर दीजिए, तो अब कितना हो जाएगा, तो 10% का जो वृद्धि होगा वह 120 पे होगा। 120 का 10% वृद्धि करना यानी कि 12 करना, निकाल लेंगे आप। 120 में 12 जोड़ेंगे तो 132 फाइनली हो जाएगा। तो इसी बात को हम इस फॉर्मूला के माध्यम से निकालते हैं कि कितना बढ़ाते हैं। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कोई 100 संख्या है, कोई संख्या कितना है डियर 100 है। अब वह 100 है, 20% का वृद्धि किए फिर 10% का किए तो वह 132 पे आया। तो यानी टोटल जो परसेंटेज वृद्धि हुआ, टोटल परसेंटेज वृद्धि हुआ वह कितना हुआ, 100 से अगर कोई 132 हो गया तो 132 में से 100 घटा देंगे तो 32% का कितना हुआ वृद्धि हुआ। अब यही बात को निकालने के लिए हमें जरूरी नहीं है कि बार बार ऐसा करना पड़ेगा। जब ऐसा प्रश्न आए सिर्फ दो का बात करे जाए, एक बार वृद्धि करते हैं एक बार माइनस करते हैं, या दोनों बार वृद्धि करते हैं या दोनों बार माइनस करते हैं, कुछ भी वृद्धि प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, बात समझ गए होंगे। वृद्धि वृद्धि या वृद्धि कमी 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 या कमी वृद्धि, कुछ भी रहे, दो चीज रहना चाहिए, तीसरा चीज के लिए फिर अलग फार्मूला होगा। तो जब ऐसा बात आएगा तो हम डायरेक्ट ए बी फार्मूला का यूज करते हैं कि पहले 20% का वृद्धि हुआ तो 20% प्लस, फिर 10% का हुआ तो प्लस, वृद्धि होगा वहां पे प्लस, और प्लस ए गुने बी यानी कि 10 गुने में सॉरी यहाँ पे 20 गुने में 10 और बाटा में कितना आ जाएगा 100%। ये याद रखें परसेंट में 20 और 10 कितना होता है 30%, और प्लस में 0 0 काट दीजिएगा तो 2 एक कम 2, यानी कि आप डायरेक्ट बोल सकते थे कि डियर 32% का वृद्धि हुआ। यह फॉर्मूला कैसे कैसे काम करेगा, तो यह फॉर्मूला ऐसे काम करेगा। देखिए कोई संख्या है, अगर पहला बार एग्जाम्पल लेते हैं कि पहला बार अगर 20% का वृद्धि हुआ और फिर 10% का वृद्धि हुआ, 20% का और फिर 10% का वृद्धि हुआ, तो ये तो आप देख लिए कि दोनों को ऐड कर देंगे। कोई आदमी बोलेगा सर ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर पहला बार 20% का वृद्धि हो और दूसरा बार 10% का कमी हो, ऐसा भी तो होगा। तो उसका भी यही फॉर्मूला है, बशर्ते आपको करना क्या है, लिखने का तरीका बदल जाएगा। ए प्लस में है तो पहला वाला प्लस में है तो 20% का वृद्धि हुआ, उसके बाद यहाँ पे प्लस देंगे कि माइनस, तो यहाँ पे देखिए आप बी लिख रहे हैं और बी नीचे की ओर जा रहा है, कमी हो रहा है, तो -10% लिखिए। ठीक है, क्या लिखेंगे -10%। उसके बाद ये देखा जाए तो यहाँ पे प्लस ए गुने बी, तो ए और बी को तो 20 और 10, ये प्लस में तो ये माइनस में होगा, तो 20 दहाई के 200 ऐसे हो गया, लेकिन प्लस माइनस क्या होगा तो माइनस, 20 दहाई के 200 अब बटा में 100। यहाँ से आप देखेंगे तो 20 में से 10 गया तो 10 और -2 तो ऊपर से हो गया 8% का कमी। ठीक है, एक बार 20 बढ़ेगा और एक बार 10 कमेगा तो आपको लगेगा कि 10% का कमी हो रहा है, लेकिन रियली में कमी कितना का 8% का। एग्जाम्पल के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि आखिरकार 8% जो होगा वह करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, ये 100 संख्या है और इसमें अगर हम 20% का वृद्धि कर दिए हैं, 20% का, तो यह 120 हो जाएगा। लेकिन 120 में हम क्या करते हैं, फिर 10% का कमी करते हैं, फिर से हम 10% का कमी कर दिए तो 120 का 10% कमाना यानी कि 12 कमाना, 120 में से 12 घटा देंगे तो 108 आ जाएगा। तो देखिए 100 था और 108 हो गया, तो यह कितना बढ़ गया, बोलेगा सर 8% की वृद्धि हो गया। अच्छा, यहाँ पे 10 - 2 8%, और यह 8 प्लस में आया तो इसलिए 8% का कितना हुआ वृद्धि हुआ। ठीक है, आपको यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट लग गया कि 20 बढ़ा है और 10 घट गया, तो कुल मिला के 10 लगा आपको, लेकिन 10 नहीं बल्कि 8 हुआ रियली में। और निकालेंगे कैसे, इस फॉर्मूला के माध्यम से, बस कुछ भी रहेगा। अगर दोनों कमी का कमी हो रहा है तो यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे माइनस, और फिर यहाँ पे माइनस गुने माइनस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। उम्मीद है बात समझ गए, खुद से करके आप देख लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को बनाते कैसे हैं और यह प्रश्न होता कैसा है। यह प्रश्न आपको इस तरीका से दिखेगा और आप बना सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला से बना दीजिए।
देखिए बोला है कि रेडमी नोट 9 प्रो, यहाँ पे जो 9 प्रो लिखा गया है, ये 9 का यूज सिर्फ नाम में किया गया है, इसका इक्वेशन में कोई काम नहीं जिससे आपका आंसर पे कोई प्रभाव पड़े। रेडमी नोट 9 प्रो अधिकतम की कीमत, सॉरी, रेडमी नोट 9 प्रो अधिकतम की कीमत, यहाँ पे गलत लिखा गया। रेडमी 9 प्रो की अधिकतम कीमत में 10% की कमी हुई और फिर 10% की कमी हुई तो कुल मूल्य में संयुक्त गिरावट पता लगाए। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी मान के बना सकते थे, फॉर्मूला हम अभी बताएंगे आपको। मान लेते कि उसका दाम पहले 100 रुपया था, उसके बाद क्या हुआ कि 10% का कमी हो गया तो 90 पे आ जाएगा, फिर 90 रुपया से क्या होगा कि फिर 10% का कमी हो जाएगा, तो 90 का 10% यानी कि 9 की कमी तो 81 पे आ गया। तो टोटल जो कमी हुआ वह 100 से 81 हो गया, यानी कि 19% का कमी हो गया। ये था बेसिक बात। लेकिन ए बी फार्मूला क्या कहता है? ए बी फार्मूला कहता है कि ए प्लस बी और प्लस ए बी बाई 100%, ये सब आ जाएगा परसेंट में। तो यहाँ पे कमी आएगा तो माइनस लगाएंगे आप, तो कमी आएगा तो आप माइनस लगाएंगे। तो पहले 10% की कमी हो रहा है तो माइनस 10%। सीखिए, प्लस दिया गया है फॉर्मूला में, लेकिन ये कब के लिए दिया गया? जब दोनों प्लस में रहेगा तब के लिए। तो यहाँ पे आप प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, जरूरी के अनुसार से यह बदल भी सकता है, प्लस माइनस लिख सकते हैं। तो माइनस 10% और फिर कमी हो गया तो फिर माइनस 10%, और उसके बाद यहाँ पे प्लस और माइनस कौन सा आएगा? तो सोचिए ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ए और बी को, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 10 दाही कितना हो जाएगा? 100, और बटा में 100 पहले से रहता है, ये कट जाएगा तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा प्लस में। 10 और 10 माइनस 20% और ये प्लस 1%। सोचिए माइनस प्लस माइनस घटेगा, 20 में से 1 गया तो 19, और 19 जो आएगा यह माइनस में आएगा, तो यह दर्शाता है कि 19% का कमी हो गया। तो डायरेक्ट आप आंसर दे सकते थे फॉर्मूला से, हो जाएगा। इसी प्रकार से एक अगला प्रश्न है जो बन जाना चाहिए था। अब डायरेक्ट हम फॉर्मूला से ही बताएंगे। क्या लिखा गया है? लिखा गया है कि शेवलॉन की कीमत में 20% की वृद्धि हुई और फिर से 10% का वृद्धि हुई। दोनों जगह वृद्धि वृद्धि बता रहे, तो आप मन ही मन करेंगे अच्छा 20 और 10 30% आप प्लस 20 गुने 10 यानी कि 200, 200 बटा 100 यानी कि 2%, 30 और 2 32%। बस एक लाइन में भी आंसर आ जाएगा, लेकिन आप जब समझ लेंगे तब की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए बन जाएगा। उम्मीद है कि आपसे छूटना नहीं चाहिए ये सब प्रश्न, अगर आप बढ़िया से तसल्ली से देख रहे हैं तो। क्या लिखा गया है कि बियर शैम्प नहीं, यहाँ पे शैम्पू होना चाहिए था। बियर शैम्प की कीमत में 20% की वृद्धि हुई और फिर 10% की कमी। पहले 20 बढ़ता है फिर 10 कमता है, तो पहले 20 बढ़ता है तो प्लस 20%, 10 कमता है तो माइनस 10%, प्लस और माइनस होगा माइनस 20 गुने 10 यानी कि 200, 200 बटा में 100, 20 में से 10 गया 10 माइनस 2 यानी कि 8%, और यह 8 जो आया है प्लस में, तो 8% का वृद्धि हुआ जिसको हम बोलेंगे इनक्रीज, हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट आपका यहीं पे समाप्त होता है, इससे आगे आप बना लेंगे। अब आइए कंसेप्ट डियर 12 में। कंसेप्ट 12 क्या कहता है? तो ये कंसेप्ट 12 का क्वेश्चन, ये जो आपका लिखा हुआ दिख रहा है, इस पर घबराए नहीं, सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पे हम समझाने के लिए लिखे, बनाने के लिए अलग पेज में दिया गया है। कंसेप्ट 12 का क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, जैसे क्वेश्चन है कि ए अपनी मासिक आय से 24% मासिक आय से में लिखना चाहिए था, 24% घरेलू खर्च पर, 16% मनोरंजन पर, 12% शिक्षा पर व्यय करता है और बाकी बचा लेता है। यदि बचत इतना है तो ए का मासिक आय ज्ञात करना है। और यही प्रश्न है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव कहाँ पे होता है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन पे खर्च करता है और वह शेष, जहां पे शेष आएगा तहां पे यह मामला हो जाएगा चेंज। यहाँ पे शेष का कहीं चर्चा नहीं किया गया और यहाँ पे शेष का चर्चा किया गया। बस दो ही टाइप के ऐसा प्रश्न बनते हैं, दोनों टाइप हम बताए थे, कंसेप्ट आपका और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो अगर हम शॉर्टकट में चलते तो सिर्फ एक बताते आपको और अगला हम नहीं बताते, तो इसमें आप घबरा जाएंगे। तो हम दोनों टाइप बताए थे। तो अगला प्रश्न ये रहा, जब आपको कुछ भी नहीं दिया गया यानी कि शेष नहीं दिया गया तब क्या करते हैं? तो यह मान के चलिए मन ही मन, ठीक है, ऐसा हम एक शॉर्टकट उधर बता देंगे, थोड़ा सा कंसेप्ट सीख लीजिए। मन ही मन मान के चलिए कि टोटल इनकम जो है उसका इनकम कितना है,
टोटल इनकम 100x मानिए या 100% मानिए, 100x। अब देखिए 100x में से 24% घरेलू खर्च पर, 16% मनोरंजन पर और 12% शिक्षा पर व्यय करता है। अब देखिए परसेंटेज में कितना खर्च कर दिया, 24% प्लस में 16, 40% और 12, 52%। यह 52% तो कर दिया खर्च। 52% का मतलब कि 52x खर्च हो गया। तो यह बचत कितना किया, तो घटा देंगे 48x। लेकिन यहाँ पे रियली में बचत करता है 3288, तो 48x बराबर 3288। और यहाँ से आप निकाल लेंगे x का मान। तो x का मान जब निकालेंगे तो 16 के बारे में काटिए, 16 48 और 16 के पारा में 16 दूना 32, ये कटेगा नहीं पूरा पूरा। तो यहाँ से डियर आपको 48x बराबर आया 3288। और आपको क्या चाहिए, मासिक आय, यानी कि 100x का मान चाहिए। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, 100x बराबर निकालेंगे तो आपको पता है कि 3288 में यदि हम 48x से डिवाइड करेंगे, एक का मान आएगा, और 100x से मल्टीप्लाई करेंगे। आप x लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं लगाने का, x ऐसे भी कट जाता है। 4 के पारा है 12, 4 के पारा है 25, ठीक है। 12 के पारा है 12 दूना 24, बच गया 8 और 8, 12 पचे 60, 12 6 72, 12 7 84 और 12 चौक 48, 274 गुने 25, 25 चौका 100, हासिल कितना आएगा 10, 25 7 175 और 10 185, हासिल 18, 25 गुना 50 और 18 68, यानी कि 6850 रुपया इसका इनकम है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, बन जाएगा। दूसरा तरीका इसका बनाने का ये था कि जो टोटल इनकम होता है वो अपने आप में कितना होता है डियर, 100%। इस 100% में से आप सबको जोड़ के घटा दीजिए। इस 100% में से देखिए 100% इनकम हुआ, 100% इनकम है। बचत जो होता है, जब शेष का बात नहीं करेगा तो बचत बराबर 100% माइनस जो खर्च आएगा सबको जोड़ दीजिए, 24 प्लस 16 प्लस 12%। तो यहाँ पे से 100% में से आप घटा देंगे 52%, तो यह कितना आ जाएगा आपको 48%। 48% इसका बचत आ गया और आपको निकालना है इनकम। वही बात फिर से आ गया कि 3288 बचत करता है, यह 48% के बराबर है, तो नीचे 48% और निकालना है 100% का मान। एक लाइन में आप बना सकते हैं, हो जाएगा। ये था आपका शॉर्टकट। अब शेष वाला रहेगा तो क्या करेंगे, तो जब शेष वाला रहता है ना प्रश्न, अब शेष वाला प्रश्न को कैसे करते हैं, देखिए शेष वाला जब प्रश्न रहेगा तो थोड़ा सा होशियारी से करना पड़ता है कि अगर हम 100x इसका हम इनकम मान लिए, तो इस 100x में से देखा जाए तो 10% भोजन पे, तो 10% कर दिया किस पे, भोजन पे। वह शेष भाग का 20% ईंधन पर। अब 100x में से 10% कर दिया तो 10x खर्च कर दिया। इधर इसको शेष कितना बचा, तो बोलिएगा सर शेष तो इसको बच गया 90x, यही ना, 10% खर्च किया यानी कि 10x खर्च कर दिया, तो 90x बच गया। अब इस शेष का 20% ईंधन पर, तो ये शेष है, इसका 20% क्या चीज पर, ईंधन पर। तो इसका ईंधन पे खर्च कितना हुआ, तो 90x का 20% निकालेंगे तो 9 दूना 18 x यहाँ पे खर्चा हुआ। तो 90x में से 18x अगर यहाँ पे खर्च कर दिया है तो यहाँ पे बच कितना आ जाएगा, तो 90 में से 18 घटाएंगे तो 90 में से 8 घटाएंगे 82 10 72 आ जाएगा, मतलब 72x का यहाँ पे बचत है। और यहाँ पे इसके पास बचत कितना है 4680, वही बात हो गया 72x बराबर 4680। आपको क्या चाहिए, उसका वेतन, तो वेतन निकालने के लिए 100x, तो 100x बराबर 4680 बटा में 72, x नहीं लगाइए और गुने में 100। बस यहाँ से हल कर लीजिए, आपका आंसर आपके सामने। 4 के पहाड़ा में 18 मरतबे, 4 के पहाड़ा में 25, 18 के पहाड़ा में 18 दूना 36, 18 चक 78 से 0, 25 गुने 26 करेंगे, 25 6 का 150 यानी कि 15, 25 दूना 50, 15 65 और एक और 0, 6500 रुपया इसका क्या हुआ,
वेतन आ गया, हो गया, बन जाएगा। तो शेष वाला में थोड़ा सा ध्यान रख के बनाया जाता है, ठीक है। उम्मीद है ये कंसेप्ट क्लियर होगा। तो हेलो, उम्मीद है कि यह कंसेप्ट आपको अब क्लियर हो गया होगा। तो अब बढ़ते हैं डियर अगला कंसेप्ट, कंसेप्ट 13 की तरफ। और कंसेप्ट 13 जो है वह आपका है जनसंख्या पर आधारित। तो जनसंख्या पर आधारित दो प्रकार के प्रश्न काफी फेमस है, और ये प्रश्न यदि आप सीख लेंगे तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। पहला प्रश्न प्रकार होता है, एक शहर की जनसंख्या 25,000 है। यदि यह प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ रहा है तो 2 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगा। एक बढ़ रहा है तो 2 साल बाद पूछा है। और दूसरा प्रश्न बनता है, यदि किसी नगर की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि 4% है और वर्तमान में जनसंख्या दिया गया है, तो 3 साल पहले का जनसंख्या पूछा है कितना होगा। मतलब एक बोलेगा कि आगे का जनसंख्या और एक बोलेगा पीछे का जनसंख्या। तो बनाने का सबसे इजी तरीका मैं आपको बता रहा हूं, इससे इजी तरीका यदि आप खोजेंगे तो मार्केट में शायद नहीं मिलेगा, ठीक ना। सबसे इजी तरीका है, रेशियो मेथड भी बनता है, लेकिन रेशियो मेथड भी वहीं पे जाएगा बात, और उसमें आपको गुना करना पड़ेगा, फिर डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें कुछ नहीं करना है। 25,000 जनसंख्या है, कितना है 25,000 गुना प्रति वर्ष कितना बढ़ रहा है 10%। 10% बढ़ने का मतलब क्या जानेंगे। 10% बढ़ने का मतलब हुआ कि शुरू में 100 रहेगा तो बाद में 110 हो जाएगा। इनिशियल को नीचा और फाइनल को ऊपर, क्योंकि हम 10% की ओर जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो करते क्या है कि 25,000 को लिखना है और 25,000 गुने 10% वृद्धि का मतलब हुआ कि अगर वह जनसंख्या 100 रहेगा तो अब 110 हो जाएगा, क्योंकि आगे की तरफ बढ़ रहा है तो ऊपर में 110 होना चाहिए। और गुने यह प्रक्रिया 2 बार होगा, 2 साल, 110 बटा में 100, 10% बढ़ा दिया। अब इसको हल कर लीजिए, डायरेक्ट आंसर आपके सामने, डबल जीरो, ऐसे से ऐसे गैप, ऐसे से ऐसे गैप, और कुछ करना है आपको नहीं। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 25 गुने 11 को 11 से मल्टीप्लाई 121 और एक जीरो, 25 से कम 25 हासिल 2, 25 गुना 50 2 52 हासिल 5, 25 से कम 25 5 30, 30 25 एक जीरो, 30,250। कहीं पे आपको दिख रहा है, बोलेगा हाँ सर ये दिख रहा है। एक लाइन में आगे बढ़ना है तो। अब अगर पीछे जाना है तो कैसे करते हैं, बहुत आसान तरीका है उसका। किसी नगर की जनसंख्या में 4% प्रति वर्ष वृद्धि होता है। वर्तमान में जनसंख्या कितना है 17,576। बढ़ कितना रहा था 4%। तो आप सोचिएगा ना कि आगे जाना था रहता सर जी तो 100 था, आज 4% बढ़ रहा है तो 104% करते हैं, यही करेंगे। लेकिन होता क्या है, हम आगे नहीं जा रहे, हम पीछे जा रहे हैं 3 साल पहले। तो कहेंगे कि 104 रहा होगा एक साल पहले, तो 100 में फिर कन्वर्ट करेंगे उसको, फिर उल्टा लिखेंगे। आगे जाएंगे तो ज्यादा वाला को ऊपर, कम वाला को नीचे। अगर पीछे जा रहे हैं ना तो उल्टा, ज्यादा वाला को नीचे, ऊपर 100। बस ऐसा कितना बार, तो 3 बार। क्यों, क्योंकि 3 साल घट रहा है। इतना कर देंगे। अब यहां से काटना कूटना पे स्टार्ट कीजिए। अब बोलेगा सर जी कैसे काटेंगे, तो 4 के पारा में 25 काटिए, 4 के पारा में 4 दूना 8, 4 छक 24, 26 आ जाएगा। फिर ये 25 आ जाएगा, फिर ये 26 आ जाएगा, फिर ये 25 आ जाएगा, फिर ये 26 आ जाएगा। अब यहां से काट दीजिए। 13 के पहाड़ा में 13 दूना 26, 13 के पहाड़ा में 13 कम 13, 13 तिया 39, 6 7, 13 पचे 65, 13 दूना 26। फिर 13 के पहाड़ा में इसको काटिए, 13 दूना 26, 13 कम 13, 0, 13 चौका 52, और फिर 13 दूना 26, 13 8 74, 8 आ गया। और ये 2 दूना 4 दूना कितना हो जाएगा 8, ये कर जाएगा। आपके पास बचा 25 गुने 25, कितना होता है 25 25 625, और गुने होगा 25। मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 25 का क्यूब कर लेंगे ना, इससे बढ़िया। तो याद है तो ठीक है, नहीं तो मल्टीप्लाई कीजिए। 25 पचे 125, 12 25 में 50 12 62, हासिल 16, 25 6 का 150 और 16 156, 15,625। ये जनसंख्या था 3 साल पहले का।
उम्मीद है कंसेप्ट क्लियर होगा। तो डियर अब चलते हैं अगले प्रश्न और अगले टाइप की तरफ। और अगला टाइप जो डियर आपका है, यह जो है आपको परीक्षा पे आधारित प्रश्न है। देखिए, परीक्षा पे आधारित प्रश्न बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है, एक छोटा सा कंसेप्ट समझना है, बाकी सब क्लियर आपका हो जाएगा। करेंगे कैसे? तो इसको ऐसे करते हैं। करते क्या है, हम आपको एक तरीका बता रहे हैं। ऐसे हम डायरेक्ट शॉर्टकट बता देंगे तो फिर आप बोलेगा सही नहीं समझ पाए, तो थोड़ा सा बेसिक से चल लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। मान लेते हैं कि फुल मार्क्स किसी एग्जाम में 100 है। कितना है डियर? 100। लेकिन इसमें से कोई लड़का अगर 60 नंबर लाता है तो यह 60 नंबर में क्या कर जाएगा? पास। मतलब पास होने के लिए 60 नंबर का जरूरी है। अब इसमें दो विद्यार्थी ऐसे बोलेंगे एग्जाम दिया, तो एक ए दिया एग्जाम और बी दिया। ए जो है सो फेल कर गया, मान के चलते हैं ए कर गया फेल, बी कर गया पास। अच्छा, फेल करता है, देखिए 60 पर पास है, ये फेल कर गया है तो 60 से कम लाएगा, और ये पास कर गया है तो जरूरी नहीं कि 60 ही नंबर लाया होगा, अधिक अंक से भी पास कर सकता है। तो यह मान के चलते हैं कि यह फेल जो करता है वह 5 नंबर से फेल करता है। कितना से? 5 अंक से फेल। यह मान के चलिए यह 5 अंक से फेल, 5 अंक से फेल। और जो पास करता है वह 10 अधिक अंक से पास। बस थोड़ा सा बातें समझ ली, 10 अधिक अंक से पास, ये करता है पास। अब यहाँ पे देखिएगा तो 5 अंक से फेल किया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? कोई अगर 5 अंक कम लाया, 60 से लाना था पास करने के लिए, 5 अंक से फेल कर गया, यानी कि कितना ही लाया? तो बोलेगा सर ये तो 55 लाया होगा रियल में। और ये 10 अंक अधिक लाता है तो 60 के पास था तो यह कितना लाएगा? 70। यदि अब मैं आपसे पूछूं कि दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो बोलेगा सर 70 में से 55 घटा दीजिए और लिख दीजिए 15। यहां तक तो क्लियर है। लेकिन इसी बात को हम दूसरा तरीका से भी फरमा सकते थे। हम इसी बात को ऐसे लिख सकते थे, 5 अंक से फेल कर गया तो हम लिख सकते थे कि इसको -5 अंक हुआ, पास करने से यह -5 अंक पीछे रह गया, और यह पास कर गया 10 अंक अधिक से, तो इसको हम +10 लिख सकते हैं। और इसी अंतर निकालने के लिए हमको ये पूरा मार्क्स नहीं निकाल के, ये 5 अंक से फेल किया तो -10 अंक अधिक से पास किया तो प्लस, और यह दोनों को आपस में जोड़ देंगे, 10 और 5 15 आ जाएगा। बोलेगा हाँ सर जी आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको शक होगा कि सर ये माइनस था एक प्लस था, जोड़ दिए। अगर इधर प्लस इधर माइनस रहता तो क्या करते? अगर दोनों तरफ प्लस होता तो क्या करते? अगर दोनों तरफ माइनस होता तो क्या करते? तो बस डायरेक्ट एक कंसेप्ट सेम रहेगा, प्लस प्लस रहेगा तो घटा देंगे, माइनस माइनस रहेगा तो भी घटा देंगे अंतर निकालने के लिए। लेकिन एक फेल और एक पास रहेगा ना तो जोड़ देंगे, डिफरेंट चिन्ह रहेगा तो जोड़ देंगे। तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन से समझने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन आता कैसा है। तो क्वेश्चन आपको इस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है किसी छात्र ने 36% अंक प्राप्त किया और वह 32 अंकों से असफल हो गया। अच्छा, वह कोई छात्र है जो 36% लाया और 32 अंक से असफल होने का मतलब हुआ कि -32 कम लाया पास होने से। लेकिन जब वह 48% अंक प्राप्त करता है, जब वह 48% अंक लाएगा तो 64 अंकों से उत्तीर्ण हुआ। 64 अंकों से उत्तीर्ण का मतलब जितना पे पास होना चाहिए था उससे 64 अंक अधिक लाया। तो पूछा जाता है कि उत्तीर्ण प्रतिशत क्या, यानी कि कितना परसेंट लाएगा तो पास कर जाएगा। ये 36% लाया बेचारा फेल कर गया, 48% लाया तो 64 अंक से ज्यादा आ गया पास। तो रियलिटी में पास परसेंटेज कितना हुआ? तो कुछ नहीं करना है, आपको बस एक आइडिया लगाना था, ये दोनों के बीच में परसेंटेज में कितना का अंतर। तो बोलेगा सर 36% 48%, अंतर तो 12% का आया। ये दोनों में आपको अभी हम अंतर निकालना सिखाएं, एक माइनस में एक प्लस में, जब डिफरेंट चिन्ह रहेगा तो जोड़ देते हैं। 64 और 32 कितना का? 96 हो गया। यहां से आपको समझ में आया ना बात कि 96 अगर मार्क्स होगा तो 96 मार्क्स किसके बराबर होगा डियर? तो बोलेगा सर 12% का। अच्छा, यहां पे देखा जाए तो यह 36% लाया और यह फेल कर गया, कितना नंबर से? 32 नंबर से।
तो 32 नंबर उस एग्जाम का कितना परसेंट है, अगर ये पता चल जाए तो हम परसेंटेज डायरेक्ट जोड़ कर निकाल सकते हैं बहुत इजी तरीका से। तो यह 32 नंबर बराबर कै परसेंट होगा, तो 96 अंक बराबर 12%। तो हमको 32% बराबर निकालना है। इसमें अगर हम 3 से डिवाइड कर दे, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो 32 मार्क्स बराबर कितना आ जाएगा, बोलेंगे सर 4%। अगर यह 32 अंक से फेल किया है, इसका मतलब यह 4% से फेल किया, 4% कम लाया, तो 36% यह ला चुका था, 4% और लाना चाहिए था। यानी कि पास होने के लिए 36 और 4 40% का जरूरत था। ये आपका आंसर रहा। लेकिन मन में आपको एक शक जरूर चलेगा कि सर जी इसको लेकर ना बना लिए, आप उसको लेकर बनाइए, गलती हो जाएगा। लेकिन नहीं होगा गलती, इससे भी बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, ये लाया कितना 48%, लेकिन 48% लाने के बावजूद यह पास होता है, लेकिन 64 अंक अधिक ले आता है। तो जो 64% का वैल्यू होगा, उसको 64 अंक के लिए जो परसेंटेज में वैल्यू होगा उसको हम घटा देंगे तो पास परसेंटेज निकल जाएगा। तो यहाँ पे घटाना पड़ेगा। 32 मार्क्स ला रहा तो 4% के बराबर, अगर ये 64 अधिक लाया है यानी कि रियल में 8% अधिक मार्क्स लाया, क्योंकि 32 का मान 4% तो 64 का मान कितना बोलेगा सर 8%। तो 64 लाया, इसका मतलब 8% वह ज्यादा लेकर आ रहा है। 48 में से 8% घटा देंगे तो यहाँ पे 40% में पास कर देता है। बहुत आसान तरीका। और भी तरीका है निकालने का, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं कि वह प्रश्न क्या कहता है और कैसे बनाएंगे उसको। उम्मीद है समझ गए होंगे। इस प्रश्न को खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। क्या लिखा गया है, किसी परीक्षा में एक छात्र को 20% अंक प्राप्त होता है, 30 अंकों से असफल। जब इतना बात सुनेंगे ना कि 20% यहाँ पे लिखेंगे, कितना अंक से असफल हो जाता है ये 30 अंकों से, तो -30 से इसके नीचे लिख देंगे। एक दूसरे छात्र 32% अंक प्राप्त करता है, जो कि उत्तीर्णांक से 32 अंक अधिक, यानी कि यह अधिक बोला तो 32 ज्यादा ले आया, 32 नहीं सॉरी 42 अंक अधिक लाता है। तो उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करना, यहां भी वही बात है। ये दोनों के बीच का अंतर देखा जाए तो 12% का, ये दोनों के बीच का अंतर देखा जाए तो 72 का। यहां से पता चला कि 72 नंबर जो है वह किसके बराबर बोलेगा सर 12% का। ये लड़का 20% लाता है, कितना लाता है डियर 20%। 20% के साथ इसको अगर 30 मार्क्स और मिल जाता तो यह पास कर जाता। तो 30% मार्क्स किसके बराबर होगा, तो आप यहाँ पे देखिए कि 72% 12 के बराबर। इसमें ऐसा चीज से डिवाइड कीजिए जहां से हम 30 प्राप्त कर सकते हैं। तो 72 का मान 12%, अगर डायरेक्ट आप 30 का मान निकालिएगा तो 30 बराबर 12% बटा में 72 अगुने में 30 कर लेंगे। 12 छक 72, 6 पचे 30, यानी कि 30 का मान आ गया 5%। तो 20% और 30 नंबर लाने का मतलब कि इसको 5% और लाना चाहिए था, मतलब उसको पास होने के लिए टोटल परसेंटेज 25% चाहिए था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब डियर आते हैं लास्ट कंसेप्ट की तरफ, चुनाव वाले पे। उसके बाद डियर आपका सारा कंसेप्ट खत्म है। उसके बाद आप बुक बना के देखिए, नहीं बना तो कहिएगा। आप सही से वीडियो ना देखेंगे तो नहीं बनेगा, लेकिन अगर सही सा वीडियो को देख लेंगे, इट्स माय गारंटी कि आपसे बन जाएगा। ये पूरे परसेंटेज का पौष्टिक आहार है। इतना बेहतर तरीका से अभी तक किसी ने नहीं बताया है यूट्यूब पे, ठीक है। तो आइए डियर आप देखिए कंसेप्ट चुनाव वाला। चुनाव वाला भी 2 कंसेप्ट आता है प्रश्न। अगर 2 कंसेप्ट आप सीख लेते फिर आपसे धनाधन बनेगा सारे प्रश्न। सही बात, आपको समझ में भी आएगा। प्रश्न यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं कि 2 प्रकार के किस किस प्रकार के प्रश्न होता है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लिया, विजेता को 70% वोट मिला और 16,000 वोटों से जीत हासिल किया। मतों की कुल संख्या बताना है। यहाँ पे कुछ वैध अवैध के बारे में नहीं बोला है। और दूसरा में बोला है कि एक चुनाव में अमन और सुमन 2 उम्मीदवार होते हैं, 20% वोट अवैध हो गया। ये दूसरा टाइप में अवैध वाला बात जरूर रहेगा, ये दूसरा टाइप हो जाता है। सुमन ने 40% वैध मत वोट हासिल किए, 1600 वोटों से हार गया। कितने मतदाताओं ने वोट डाले। तो दोनों प्रकार के हम आपको बताते हैं कैसे बनाएंगे। पहला जो यह प्रश्न है जो बिना इनवैलिड का है, उसको कैसे बनाते हैं। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न बनाना हो चुनाव वाला, तो करते क्या है, एक चुनाव में यहाँ पे कुल मतों की संख्या आपको बताना है। तो सपोज दैट हम मान के चलते टोटल मत 100x, 100% भी मानते हैं,
100 भी मान के आप चल सकते हैं। अब 100 ही क्यों मानते हैं, आपको पता है ना कि 100 इसीलिए मानते हैं क्योंकि 100 का परसेंटेज निकालना काफी आसान है। छोटा मोटा परसेंटेज दिया गया तब, अगर 12 होता परसेंटेज तो फिर हम फ्रैक्शन जो नीचे रहता है ना उसका मल्टीपल मानते। अब ज्यादा हम बोलेंगे नहीं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, विजेता को 70% वोट मिला। अब देखिए 100x है, एक विजेता होगा और एक हारा हुआ इंसान होगा। विजेता को 70%, 100x का 70% अगर इसको मिलता है तो सीधा सीधा बात है 30% इसको मिलेगा। 70% मिलने का मतलब इसको 70x मिला, 30% का मतलब इसको 30x मिला। यहाँ पे कितना से हार जीत हुआ, हार जीत का मतलब इसके बीच का अंतर होता है 70x 30x। यहाँ पे 40x के हार जीत हुआ, लेकिन वहां पे 16,000 से हार जीत होता है। तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सर 40x का जो मान होगा ना वह 16,000 के बराबर होगा और हमें चाहिए कुल मत। तो कुल मत तो हम 100x मान के चले थे, तो 100x का मान निकाल लीजिए। तो 16,000 बटा में 40x और गुने में 100x। ऐसे यहाँ पे x का कोई भूमिका विशेष नहीं है, लेकिन लिख लेंगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा। x गायब हो जाएगा, 0 से 0 गायब हो जाएगा, 4 चौक 16, 4000 और इस पर एक 0, यानी कि फाइनली आंसर 40,000 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ये था बिना वैध अवैध वोट वाला। अब आइए कि जब वोट अवैध हो जाए, इनवैलिड हो जाए, जिसको वोट गिराने नहीं आएगा, तब क्या होगा, गिनती कैसे होगा। तो ऐसे होगा गिनती। एक चुनाव में अमन और सुमन 2 उम्मीदवार हैं। 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। सुमन ने 40% वैध वोट हासिल किए। देखिए आपको हम क्या बताएं कि टोटल वोट जो होगा वो अपने आप में 100% या 100x होगा। इस 100x में से पहले बात की 20% वोट इनवैलिड हो जाता है। क्या हो जाता है, इनवैलिड। तो 20% इनवैलिड हो गया तो बच कितना गया, बोलेगा सर 80x बचा। 20% मतलब 20x खराब हो गया। इस 80% में से अमन और सुमन को मिलेगा, अमन को मिलेगा और सुमन को मिलेगा। और यहाँ पे कंडीशन है कि सुमन ने 40% वैध वोट हासिल किए। वैध वोट का 40%, 80x वोट था और यह 40% लाया, तो यह कितना लाएगा डियर, 60%। और ऐसा करने से 1600 वोटों से हार गया। अब हार का बात हो या जीत का बात हो, यहाँ पे निकाल भी सकते हैं ऐसे। 80 का 40% यह लाया तो 32x लाया, और 80 का यह 60% लाया तो 48x लाया। यहाँ पे अगर हार जीत का बात करें तो 16x से हुआ हार जीत, वहां पे 1600 से हो रहा है। 1600 x का मान यहाँ पे आ गया 100। बताना है कि मतों की कुल संख्या, मत 100x माने थे, गुना 100 से कर देंगे, आपको आ जाएगा कितना, 10,000। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आई। तो यहाँ पे आपका कंसेप्ट होता है समापत, और बधाई हो, अब प्रतिशत को आप धुआं धुआं कर सकते हैं प्रतिशत का पौष्टिक आहार लेने के बाद। तो डियर आपको यह वीडियो कैसा लगा, क्या आप कंसेप्ट परसेंटेज का सीख पाए या नहीं? यदि आपने तसल्ली से देखा हो तो गारंटेड कि आप जरूर सीखे होंगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने इस वीडियो को आपके लिए बनाया है। अपना प्यार बनाए रखिएगा। अगला, अब मैं सभी चीज पढ़ाने के साथ साथ सोचता हूँ कि सारे चैप्टर का एक कंसेप्ट वीडियो डाल दूं, ताकि मुझे बार बार आपको कंसेप्ट सिखाने की जरूरत ना पड़े जब तक चेंज ना हो सिलेबस विशेष। तो कंसेप्ट का वीडियो रहेगा, तब हम कुछ भी पढ़ाएंगे। अगर आप बोलेंगे सर हमको समझ में नहीं आता, सीधा हम बोलेंगे जाइए पहले कंसेप्ट का वीडियो देखिए। इसलिए हम बारी बारी से सभी का एक कंसेप्ट वीडियो बनाए थे, जो मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसके बिना आप उस चैप्टर में बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। तो डियर आज के लिए इस क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।